हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं। आज हम नई चीज़ सीखेंगे, एम एस एक्सेस डेटाबेस। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको डेटाबेस के बारे में, एम एस एक्सेस के बारे में। तो देखिए, एम एस एक्सेस की रिक्वायरमेंट कब आती है? जब हमारा एक्सेल में डेटा हैंडल करने में हमें प्रॉब्लम आती है। जैसे कि हमारे एक्सेल की जो टोटल रोज होती हैं एक शीट पे, वो होती हैं 10,48,000 अराउंड। तो उससे ज़्यादा जब डेटा होता है तो हम उसको एक्सेल में हैंडल नहीं कर सकते, तो तब हमारी रिक्वायरमेंट आती है हमारे बड़े डेटाबेस की। बट बड़े डेटाबेस और भी हैं, लाइक सिक्वल है, ओरेकल है, और भी कई तरह के डेटाबेस हैं। बट हम एक्सेस क्यों चूज़ करें, क्यों हमें एक्सेस में काम करना चाहिए? एक्सेस में काम करना, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा उसका GUI जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो काफ़ी सिंपल है, ड्रैग एंड ड्रॉप से भी काम हो जाता है। दूसरा, उसकी भी एक लिमिटेशन है, 2 GB तक हम इसमें डेटा हैंडल कर सकते हैं। बट जिस तरीके से अगर हम अभी तक अपना डेटा एक्सेल पे हैंडल कर रहे थे और अब डेटा थोड़ा सा बड़ा होने लगा है, तो अब हम उसको 2 GB डेटा बहुत होता है, उसको एक्सेस पे भी हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डेटाबेस कैसे बनाएं एम एस एक्सेस। तो बहुत ही सिंपल है इसमें डेटाबेस वगैरह बनाना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक्सेस ओपन कर लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 है मेरे पास, तो मैं इसी में ही अपना डेटाबेस वगैरह बनाता हूँ। तो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो अपने पास सबसे पहले ऑप्शन आता है ब्लैंक डेटाबेस का। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक हमारा नया डेटाबेस रेडी हो जाएगा। उसका हम कोई नाम दे सकते हैं। हमने मान लीजिए नाम देते हैं क्रिएट हमने करते हैं। अब तो जैसे हमने क्रिएट किया, हमारा एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स में जाके क्रिएट हुआ है ट्यूटर के नाम से। वो हमारा डेटाबेस रेडी है। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना, डेटाबेस रेडी हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या आता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है इसमें टेबल्स क्रिएट करना। क्योंकि डेटाबेस तो रेडी हो गया है, लेकिन डेटाबेस का मतलब क्या है? डेटाबेस क्या है? डेटाबेस द कलेक्शन ऑफ टेबल्स। तो अब हम इसमें टेबल बनाते हैं। मान लीजिए आपको टेबल बनानी है और आपको जो है प्रोडक्ट की टेबल बनानी है। तो मैं एक छोटी सी टेबल बना के आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसको खोला डिज़ाइन व्यू, तो मैं एक नाम देता हूँ तो अब जैसे मैंने क्या किया, आईडी मैंने सबसे पहले कॉलम लिया, मैंने लिया प्रोडक्ट। मैं इसको कुछ डेटाबेस डेटा टाइप मैं कुछ भी ले सकता हूँ। इसमें टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट टाइम, मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा क्या क्या होता है। सबसे पहले मेरा ऑटोमेटिक सेलेक्ट आ रहा है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर का क्या मतलब है? जैसे ही इस फील्ड में नया रिकॉर्ड एंटर होगा इस टेबल में, तो ये जो प्रोडक्ट आईडी है ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। मैं भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से। तो ये मैं भी ऑटो नंबर ही छोड़ देता हूँ। फिर मैं लेता हूँ प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम मैंने एज ए टेक्स्ट ले लिया, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट नेम होगा वो टेक्स्ट होगा। मैं सभी डेटा टाइप के बारे में बता देता हूँ आपको। जैसे कि ऑटो नंबर आप समझ गए होंगे, टेक्स्ट का मतलब है जब हमें कोई टेक्स्ट स्टोर करना होगा इस फील्ड में। मेमो मतलब जो टेक्स्ट हमारा काफ़ी बड़ा होगा। टेक्स्ट की एक लिमिटेशन होती है, एक लिमिट तक आप इसमें डेटा स्टोर कर सकते हो। तो इससे ज़्यादा अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो आपको एज ए मेमो लेना पड़ेगा। मान लिया जैसे कि आपका कोई रिव्यू का डेटा है। रिव्यू हमारा एक पेज का भी हो सकता है, 4 लाइनों का भी हो सकता है, आपको नहीं पता है, तो आप उस केस में इसको मेमो सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हम टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं। नंबर क्या होता है? अगर आपका डेटा सिर्फ नंबर फॉर्मेट में आने वाला है। डेट टाइम का फॉर्मेट, जो आपका डेटा डेट टाइम में होगा। जैसे कि आपको डे सेलेक्ट करना है, मान लीजिए ट्रांजेक्शन का डेटा है, डेली बेसिस पे आपकी कुछ ट्रांजेक्शन हो रही है, तो उस ट्रांजेक्शन में एक डेट का कॉलम होगा जिसमें डेट या टाइम पास हो रहा होगा। मान लीजिए ट्रांजेक्शन मेरी 14 मार्च 2021 को इतने बजे हुई है, तो इस तरीके से हम इसमें फील्ड टाइप ले सकते हैं। करेंसी होगी आपकी। ऑटो नंबर आप जानते हैं, यस नो मतलब होता है मेरा बुलियन फील्ड, मतलब उस फील्ड में सिर्फ 2 ही वैल्यू आ सकती है, या तो यस या नो। ओएलई ऑब्जेक्ट होता है मेरा जब हम किसी अलग तरीके का डेटा स्टोर करते हैं, जैसे कि हमें इमेज स्टोर करना है, तो इमेज स्टोर करने के लिए हम ओएलई ऑब्जेक्ट लेते हैं। हाइपर लिंक, अगर कोई डेटा आपका क्लिकेबल लिंक है कोई, जैसे आपको प्रोडक्ट आईडी आपने बनाया है तो किसी इमेज का लिंक है कि इस प्रोडक्ट की इमेज कहाँ पर स्टोर है, तो आप वो स्टोर कर सकते हैं। बाकी हम 2 ये यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, हाइपर लिंक भी हम यूज़ नहीं करते। जो हमारे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं वो है ऑटो नंबर, टेक्स्ट, नंबर, डेट टाइम, करेंसी। चलिए आगे हम इस टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। प्रोडक्ट आईडी होगा, प्रोडक्ट नेम हो गया,
और हम लगा देते हैं प्राइस। प्राइस हमारा नंबर रहेगा यहाँ पे, और इसकी हम फील्ड सेट कर सकते हैं। अभी क्या है, जैसे कि नंबर है, नंबर हमेशा मेरा लॉन्ग इंटीजर है, तो मेरा इसमें पैसे में वैल्यू नहीं आएगी। डॉट के बाद मतलब डेसिमल पॉइंट में हमारा कुछ नहीं आएगा। तो अगर हमें डेसिमल पॉइंट लेना है तो हम इसको यहाँ से डेसिमल प्लेसेस ऑटो की जगह 2 कर सकते हैं। और प्राइस के बाद मैंने ले लिया क्वांटिटी। क्वांटिटी भी मैं नंबर ही लूँगा, और इसमें मेरा लॉन्ग इंटीजर। तो हम इसको सेव करते हैं। तो देखिए मेरा प्रोडक्ट वाला टेबल बनके तैयार हो गया। जैसे कि मुझे इसमें प्रोडक्ट नेम मैंने डाल दिया टीवी। तो देखिए मेरा प्रोडक्ट आईडी अपने आप जनरेट हो गया। ये होता है ऑटो नंबर। प्राइस मैंने डाल दिया 10,000। क्वांटिटी मैंने डाल दी 10 स्टोर। अगर मैं इस XSDB को बंद करता हूँ तो मेरी टेबल ऑटोमेटिकली सेव हो चुकी है। मैं आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। ऐसे ही मैं इसमें दूसरा डेटा डाल सकता हूँ, लाइक स्विच। प्राइस है मेरा 12,000। क्वांटिटी मेरी 50 है। इस तरीके से मैं तीसरा डाल देता हूँ। प्राइस है मेरा 4,000। क्वांटिटी मेरे पास 30 पड़ी है। इस तरीके से आपका एक टेबल क्रिएट हो गया, इसमें डेटा आ रहा है। तो गाइज मैंने ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, इसमें मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं कि डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस होता क्या है, डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, और डेटाबेस के अंदर टेबल के अंदर डेटा कैसे डालते हैं। और एक और चीज़ मैंने बताई आपको डेटा टाइप्स के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे, हम इंपोर्ट के बारे में बात करेंगे कि हमारा डेटा हम CSV या एक्सेल फाइल से किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। तो होता क्या है आजकल दोस्तों, जो मेरा डेटा है वो ज़्यादातर CSV या एक्सेल फाइल में अवेलेबल हो। तो एक्सेल में एक बार बता दूँ आपको, ये जो एक्सेस डेटाबेस है ये CSV फाइल को बहुत फास्ट रीड करता है, बट एक्सेल में थोड़ा टाइम लगाता है। तो चलिए देखते हैं, वो आगे आपको समझ आ जाएगा। तो ये मैंने वही डेटाबेस अपना ओपन किया है जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था। तो सबसे पहले हमें अगर CSV का डेटा इंपोर्ट करना है तो हम सबसे पहले जाते हैं एक्सटर्नल डेटा में, देन हम टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट करते हैं। CSV फाइल हमारी टेक्स्ट फाइल ही होती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है कोमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो इस फाइल में जितनी भी वैल्यूज होंगी, जितना भी फील्ड का डेटा होगा वो कोमा से सेपरेट होगा। अब मैं यहाँ गया, मैंने सेलेक्ट किया मेरी फाइल कौन सी है। तो मेरे पास यहाँ एक फाइल पड़ी हुई है डॉक्यूमेंट्स में, प्रोडक्ट CSV के नाम, प्रोडक्ट डेटा डॉट CSV के नाम से। अब यहाँ पे मेरे 3 ऑप्शन आते हैं। तो मैं सबसे पहले वाले ऑप्शन के बारे में बात करूंगा, इंपोर्ट दिस सोर्स डेटा इनटू ए न्यू टेबल इन द करंट डेटाबेस। इसका मतलब है कि जैसे ही आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और आगे ओके का बटन दबाते हैं तो इसको समझ आएगा कि आप एक नई टेबल बनाना चाहते हैं इस डेटा के साथ। तो मैंने किया ओके। अब देखिए CSV फाइल है, जैसे डेलिमिटेड पर क्लिक करके मैं नेक्स्ट करता हूँ, ये ऑटोमेटिक उसको सेपरेट कर देगा। अब ये पूछ रहा है कि फर्स्ट रो कंटेन्स फील्ड नेम, क्या आपकी जो फाइल है उसमें पहला कॉलम जो है उसमें फील्ड नेम है। मैंने कहा यस, मेरे फील्ड नेम है अवेलेबल। तो दूसरा हम ये चेक कर लेते, कई बार ना हमारे डेटा में, जैसे अगर मेरा यहाँ पे कोमा होता और ये फाइल कहीं किसी सिस्टम से बन करके आती तो इसमें डबल कोट्स होता, तो उस केस में हम टेस्ट क्वालिफायर में डबल कोट्स ले लेते। कई बार सिंगल कोट भी आता है और अभी हमारे में नहीं है तो हम नन ले रहे हैं। तो हमने नेक्स्ट किया। तो एक बार हम चेक करते हैं, आइटम आईडी मेरा टेक्स्ट है, इसने ऑटोमेटिकली इसको समझ लिया। ये भी टेक्स्ट है, समझ लिया। ये लॉन्ग इंटीजर है, ये खुद समझ गया है। डेटा टाइप इसने खुद से सेलेक्ट किया। क्वांटिटी भी मेरा लॉन्ग इंटीजर, ये भी इसने खुद से सेलेक्ट कर लिया। तो मैंने कहा नेक्स्ट। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि हमें मान लिया ये वाला फील्ड मुझे यहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा डू नॉट इम्पोर्ट दिस फील्ड। ये इसको स्किप कर देगा, बाकी फील्ड को इंपोर्ट कर देगा। बट अभी के लिए हमें सारा डेटा चाहिए तो हमने किया नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है लेट एक्सेस ऐड प्राइमरी की, क्या आप इस डेटा में प्राइमरी की ऐड करना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो आप नो प्राइमरी की कर सकते हैं, या फिर अपना ओन कोई भी आप प्राइमरी की कॉलम को बना सकते हैं। प्राइमरी की का मतलब होता है कि इस डेटा में इस आइटम आईडी का दूसरा वैल्यू नहीं आ सकता, सेम वैल्यू। तो ये कई डेटा में हमको जरूरत पड़ती है तो हम इसको ऐसे ही लगा सकते हैं, बट अभी के लिए हमें प्राइमरी की नहीं चाहिए। मैंने नेक्स्ट किया और यहाँ पे आप टेबल का नाम दे सकते हैं कि मुझे इस टेबल का नाम क्या रखना है। अभी के लिए मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ और देन मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। तो हम देखेंगे हमारा डेटा प्रोडक्ट अंडरस्कोर डेटा के नाम की टेबल में इंपोर्ट हो गया है। ये देखिए, ये मेरा डेटा इसमें आ गया।
तो इसी तरीके से हम समझते हैं, एक बार एक्सेल का भी इंपोर्ट कर लेते हैं। वैसे तो सेम ही डेटा है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैंने वही फाइल सेलेक्ट किया, मेरी इस बार एक्सेल की फाइल है, तो मेरा प्रोडक्ट डेटा डॉट एक्सेल है, सेम डेटा है। सेम मैं इंपोर्ट द सोर्स डेटा इनटू न्यू टेबल करना चाहूँगा इस बार भी समझाने के लिए। तो ये पूछ रहा है उस टेबल में 3 शीट है, आपकी कौन सी शीट पर डेटा है? 1, 2, तीनों, उसने तीनों सेलेक्ट, जितनी भी शीट होंगी यहाँ ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी। बट मैंने अभी एक ही शीट सेलेक्ट किया है क्योंकि मेरा पहली शीट पे डेटा है। मैंने किया नेक्स्ट, इसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया, उसको पता है इसके अंदर हेडर्स हैं, उसने फर्स्ट रो कंटेंट्स कॉलम हेडिंग सेलेक्ट कर लिया है। देन इसमें ये वही चीज़ बता रहा है सेम। देन नेक्स्ट, वो फिर से प्राइमरी की मैं नहीं लेना चाहता हूँ, नेक्स्ट। देन अब ये इसका नाम दे रहा है शीट 1, मैं इसको देता हूँ प्रोडक्ट डेटा अंडरस्कोर एक्सेल से मेरा डेटा आया, फिनिश क्लोज। देखिए मेरा डेटा इसमें भी आ गया है। अब हम दूसरा स्टेप समझते हैं, जैसे कि मैंने बात की थी टेक्स्ट फाइल में जो हमारे 3 ऑप्शन आते हैं स्टार्टिंग में इंपोर्ट करते वक्त, अब हम उसके बारे में समझते हैं। तो मैंने फिर से सेलेक्ट किया वही डेटा। अब मैं चाहता हूँ कि अपेंड ए कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड टू द टेबल। मैं इस टेबल में, कौन सी टेबल में, प्रोडक्ट डेटा के अंदर, ये जो मैं डेटा दोबारा से इंपोर्ट कराना चाह रहा हूँ, मैं ये इस टेबल के अंदर कराना चाहता हूँ, मैं नई टेबल नहीं बनाना चाहता। तो मैं ओके करूँगा, देन मैं नेक्स्ट करूँगा। इस चीज़ में आपको इस ऑप्शन में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम जब भी आप दोबारा से डेटा को किसी ऑलरेडी एग्जिस्ट टेबल में इंपोर्ट कराना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपके जो फील्ड वैल्यूज़ हैं वो सेम होनी चाहिए। फर्स्ट कॉलम मैंने सेलेक्ट कर दिया, मेरा टेक्स्ट क्वालिफायर कुछ है नहीं, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज है। नेक्स्ट, इंपोर्ट टू टेबल, प्रोडक्ट डेटा के अंदर मैं इंपोर्ट कराना चाहता हूँ, मैंने इसको फिनिश कर दिया। अब देखिए मेरा डेटा उस टेबल में कुछ ही रिकॉर्ड थे, अब यहाँ पे रिकॉर्ड मेरे डबल हो गए होंगे, ये देखिए। तो AIR005 से स्टार्ट था, तो सॉरी इसने ऑटोमेटिकली इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरी सिंगल एक जैसी 2 रोज आ गई हैं, ये मेरा इंपोर्ट हो गया। वैसे ही हम एक्सेल में भी कर सकते हैं। अब तीसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि लिंक टेबल का क्या मतलब है। लिंक टेबल का मतलब मैं बताता हूँ, जैसे कि आपकी ये वाला डेटा और जैसे मैंने अभी अपेंड किया है इसमें डेटा, वो डेटा आपको सेम नहीं है, बट फिर भी आप उसके कुछ कुछ फील्ड उठा के इसमें अपेंड कराना चाहते हैं, तो उस केस में आप ऐसे कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल, लिंक, ब्राउज किया मैंने, कौन सी फाइल है मैं सेलेक्ट कर लूंगा, प्रोडक्ट डेटा के नाम से है, ओके। देन मैंने नेक्स्ट किया, डेलिमिटेड ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नेक्स्ट किया, सारे कॉलम ठीक हैं। देन मैंने नेक्स्ट किया, मैंने प्रोडक्ट टेबल डेटा, क्योंकि मेरी पहले से एग्जिस्ट है तो इसलिए मैं नया नाम दूंगा इसको, फिनिश। तो मेरी टेबल को एक लिंक बना रहा है इसको। इस डेटा को आप देख भी सकते हैं कि इसमें क्या क्या किस किस तरीके का डेटा, मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ को यह डेटा शो करा दिया। ये देखिए डेटा इस टेबल के अंदर है। अब मुझे अगर इस डेटा को इस टेबल में अपेंड कराना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मैं जाऊँगा, इस केस में दोस्तों मेरे को यहाँ पे क्वेरी लिखना पड़ेगा। आप प्रोडक्ट डेटा पे क्वेरी बना सकते हैं, क्रिएट क्वेरी के बारे में मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं जस्ट वो वाला ऑप्शन समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ। तो मैंने क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक किया है, मैंने टेबल को सिलेक्ट किया, मेरा टेबल में जो डेटा है वो है प्रोडक्ट डेटा अंडरस्कोर 1, जो मेरा लिंक टेबल है। मैंने आइटम आईडी, आइटम नेम, प्राइस, क्वांटिटी तीनों चीज़ सेलेक्ट कर लिया। मैंने अपेंड क्वेरी पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने टेबल का नाम दिया जिस टेबल में मुझे अपेंड करना है, मैंने ओके किया। कुछ मेरे फील्ड यहाँ पे मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको मैनुअली सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने मैनुअली सेलेक्ट करके मैंने रन कर दिया, तो ये मेरा डेटा 9 रोज उसमें इंसर्ट हो गया। अब क्या होता है दोस्तों, अभी तो मैंने सारे के सारे कॉलम लिए, अब जैसे मेरे इस टेबल में 3 ही कॉलम है इस वाली टेबल में, बट यहाँ मेरे पास 4 हैं, तो मैं इन्हें सेलेक्ट करता हूँ, 3 ही कॉलम करने में 3 कर सकता हूँ। इस तरीके से हम कर सकते हैं। और हम सीखते हैं डेटा पे क्वेरी कैसे करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ क्वेरी, सेलेक्ट क्वेरी, डिलीट क्वेरी, अपडेट क्वेरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेरी के लिए आपको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास एक डेटा है जिसके अंदर मेरा सीरियल नंबर, मोबाइल, डेट, स्टेटस और लास्ट अपडेटेड स्टेटस है, डेट टाइम है। तो
तो क्या है, ये मेरा एक एसएमएस का डेटा है, इसमें स्टेटस बताया गया है कि डिलीवर हुआ है, नहीं हुआ, हुआ है तो किस टाइम हुआ। ठीक है, तो चलिए इस पे हम क्वेरी करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेरी बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा क्रिएट क्वेरी डिज़ाइन। देन आप उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे जिस पे आप क्वेरी करना चाहते हैं। देन हम सबसे पहले शुरू करते हैं सेलेक्ट क्वेरी से। तो मैं जानना चाहता हूँ मेरे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं इस टेबल में। तो मैंने सेलेक्ट किया। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जानने के लिए मुझे डेटा पे ग्रुपिंग करनी पड़ती है, तो ग्रुपिंग करने के लिए मैं टोटल्स पे गया। अच्छा, तो जो स्टार पे आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं जान सकते, तो सबसे पहले मैंने एक कॉलम सेलेक्ट किया। मोबाइल में जाना चाहता हूँ टोटल रिकॉर्ड कितने हैं मेरे टेबल। मैंने क्लिक किया टोटल्स। देन यहाँ पे मेरे को एक ऑप्शन मिल गया ग्रुप बाय का। मैं ग्रुप बाय की जगह मैं इस पर काउंट अगर सेलेक्ट कर लूँगा और इसको रन कर दूंगा क्वेरी को, तो मेरे टोटल रिकॉर्ड्स 1000 है इस टेबल में। तो चलिए हम देखते हैं, इसमें थोड़ा समराइज करने की कोशिश करते हैं डेटा को। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे कितने मोबाइल नंबर पे मेरा जो स्टेटस है वो डिलीवर्ड है, कितने पे फेल्ड है। तो मैंने सेलेक्ट किया अपना मोबाइल नंबर, देन मैंने स्टेटस सेलेक्ट किया। तो जब मुझे ये जानना है कि मेरे मतलब कितने मोबाइल नंबर का स्टेटस क्या है, तो मैंने स्टेटस को ग्रुप बाय पे किया। तो मतलब मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ स्टेटस वाले कॉलम पे। तो मेरे को इससे पता चलेगा कि ग्रुप बाय स्टेटस में जो भी वैल्यूज होंगी वो ग्रुप हो जाएंगी, और मोबाइल नंबर्स का काउंट चाहिए मुझे। तो मैं इस कॉलम को इधर ड्रैग कर देता हूँ ताकि मेरे को थोड़ा डेटा ठीक से दिखाई दे। मैंने इसको जस्ट यहाँ सिंपली रन पे क्लिक करके रन कर दिया और मेरा डेटा आ गया। मेरे डेटा में एंड डिलीवरी फेलियर 61 है, रिजेक्टेड 5 है, और स्टेटस में एक स्टेटस है और सक्सेसफुली डिलीवर्ड 926 है। अब वैसे तो ये मेरा स्टेटस वाला डेटा यहाँ पे गलत है, उसको देखते हैं आगे सही कैसे करते हैं या ब्लैंक कैसे करते हैं। तो ये तो मेरा सिंपल हो गया सेलेक्ट क्वेरी। इसमें हम ये भी देख सकते हैं क्राइटेरिया लगा के कि मुझे सिर्फ देखना है कि सक्सेसफुली डिलीवर्ड कितने आ रहे हैं। इससे तो मेरा सारा डेटा पता चल गया, लेकिन मुझे कंडीशन लगानी है कि मेरा स्टेटस वही स्टेटस पता चले जहाँ पर मेरा कंडीशन जो है वो सक्सेसफुली डिलीवर्ड है। मैं यहाँ क्राइटेरिया में जाकर के अपना क्राइटेरिया डाल सकता हूँ और मैं इसको रन कर सकता हूँ। तो देखिए मेरे टोटल 926 नंबर। वैसे जब ग्रुपिंग में हमने ले ही लिया तो इसकी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर हम देखना चाहें कि वो कौन कौन से मोबाइल नंबर हैं जिनका स्टेटस सक्सेसफुली डिलीवर्ड है, मैंने इसको अनचेक कर दिया तो ये मेरे को ये वाला फील्ड नहीं दिखाएगा, सिर्फ मोबाइल नंबर दिखाएगा। ये देखिए ये वो मोबाइल नंबर है, तो टोटल मेरे 926 मोबाइल नंबर। तो इस तरीके से हम सिंपल सेलेक्ट क्वेरी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्राइटेरिया हो गया। इसमें और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे कि मैं इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं ये डेटा उठाऊँ तो मेरा ये 989997 सक्सेसफुली एंड, ये मेरा शॉर्टेड नहीं है। जैसे कि मुझे इसको स्टेटस पे शॉर्ट करना है, तो मैंने स्टेटस पे जाके असेंड टाइप कर दिया तो ये आ गया। फिर मैंने जिस क्वेरी को रन किया तो देखिए ये मेरा डेटा शॉर्ट हो गया। इस तरीके से हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं देना चाहता हूँ मुझे उन 2 स्टेटस का डेटा दो जहाँ पर मेरा सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो और एक क्राइटेरिया इज नल हो। तो मैंने यहाँ पे 2 क्राइटेरिया दे दिए। अब मुझे ये इसका काउंट देगा। तो मैं फिर इस टेबल क्वेरी को रन करता हूँ। देखिए सक्सेसफुली डिलीवर्ड मेरे 926 हैं और मेरे ब्लैंक जो है वो 7 है। इस तरीके से हम मल्टीपल क्राइटेरिया भी इसमें लगा सकते हैं। मान लीजिए एक और क्राइटेरिया है तो मैं इसके नीचे पेस्ट कर देंगे, बट ये क्राइटेरिया जो है और की कंडीशन में काम करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और मतलब मेरा सक्सेसफुली डिलीवर्ड भी हो और इजनल वाला क्राइटेरिया भी है। तो हम इसमें 2 क्राइटेरिया चेक कर रहे हैं। ये हो गया। इसमें क्वेश्चन हो गाइस तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे सेलेक्ट क्वेरी का मैं एक और पार्ट और बनाऊंगा, उसमें सारा सेलेक्ट में जॉइंस यूनियन जितने भी तरह का हम क्वेरी कर सकते हैं वो सारी क्वेरी हम इसमें देखेंगे। अभी नेक्स्ट चलते हैं अपडेट क्वेरी की तरफ। तो अपडेट क्वेरी क्या होता है मेरा? अपडेट क्वेरी हमारा फील्ड में जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको अपडेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी डेटा को हम अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। फिर से हम चलते हैं क्रिएट क्वेरी डिज़ाइन। मैंने टेबल सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे अपडेट सेलेक्ट किया। अब देखिए मुझे क्या करना है। अब जैसे हम यहाँ चेक कर रहे थे इस टेबल में
हमारे कुछ जगह पे ब्लैंक्स आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ जहाँ मेरे ब्लैंक्स हैं वहाँ पे मैं रिजेक्टेड अपडेट करना चाहता हूँ इस फील्ड में। तो मैं क्या करूँगा, मैं स्टेटस मैंने सेलेक्ट किया, अपडेट टू मैंने किया रिजेक्टेड, और क्राइटेरिया मैंने दिया जहाँ पे मेरा नल हो, इज नल मतलब ब्लैंक हो, इज नल हो। मैं इसको जस्ट सिंपली रन करूँगा। रन करने के बाद देखिए मेरे 7 रिकॉर्ड्स अपडेट हो गए। अब अगर हम टेबल में जाके चेक करें तो मेरे टेबल में ब्लैंक नहीं आएगा, इसको मुझे बंद करना पड़ेगा, देन फिर से ओपन कर। एक्चुअल में ये एक रो ब्लैंक आ रही है, मेरे डेटा में ब्लैंक नहीं है। उन्हें 7 चाहिए थे बट एक भी ब्लैंक नहीं है, वो सिर्फ एक रो दिखा रहा है जो लास्ट वाली रोज है। एक्चुअल में हम यहाँ पे फिल्टर से डेटा चेक नहीं कर सकते, हम जो हमने अभी सिलेक्ट क्वेरी सीखी थी उसी के थ्रू डेटा चेक। क्वेरी डिजाइन एसएमएस डेटा, मैंने कहा मुझे स्टेटस वाइज मोबाइल नंबर दो और स्टेटस ग्रुपिंग में होना चाहिए और मुझे मोबाइल नंबर भी काउंट दो। देखिए इसमें कोई ब्लैंक नहीं है। अब हम चाहते हैं कि ये मेरा स्टेटस वाला जो कॉलम है इस स्टेटस को भी हम रिजेक्ट में काउंट करें, रिजेक्ट में इसको कन्वर्ट कर दें। तो हम देख लेते हैं इसको। हमारी ये वाली क्वेरी अपडेट क्वेरी है, मैंने कहा स्टेटस अपडेट कर दो रिजेक्टेड के साथ, जहाँ पे मेरा जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है स्टेटस। देखिए बड़ी ही आसानी से इसको अपडेट कर देगा। इसने दिखाया 1 रोज अपडेटेड, और अगर मैं इस क्वेरी को फिर से रन करता हूँ तो मेरा स्टेटस वाला स्टेटस है ही नहीं, इसमें वो रिजेक्टेड में काउंट हो गया। ठीक है दोस्तों, ये तो था सिंपल अपडेट क्वेरी। इसमें भी कुछ अपडेट्स जो होते हैं वो लिंक टेबल के बेसिस पे होते हैं, वो भी हम आगे बात करेंगे, पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा उसमें हम बात करेंगे। तो लास्ट हम क्वेरी देख लेते हैं, डिलीट क्वेरी। डिलीट क्वेरी क्या होता है, मेरा अगर हमें कोई पर्टिकुलर डेटा अपनी टेबल से डिलीट करना है तो हम डिलीट क्वेरी को यूज करते हैं। अगर हम यहाँ चाहें सिंपल, अगर हम यहाँ डिलीट पे क्लिक करें और हम इसको रन कर दें तो इसमें से सारा डेटा डिलीट कर देगा, क्योंकि इसमें अभी कोई क्राइटेरिया हमने नहीं दिया है। तो हम यहाँ क्राइटेरिया देते हैं, हम स्टेटस पे ही बात करते हैं। हम कह रहे हैं इसको कि हमारा जहाँ पे स्टेटस रिजेक्टेड हो वो हमें डेटा नहीं चाहिए। हमने कहा डिलीट कर दो स्टेटस टेबल में और एसएमएस डेटा टेबल से जहाँ पर स्टेटस फील्ड की वैल्यू रिजेक्टेड हो। देखिए जैसे मैं इसको रन करूंगा ये मेरे को बताएगा कि तेरे रिकॉर्ड्स इसमें से डिलीट हो जाएंगे। क्या आप डिलीट करना चाहते हैं? अगर मैं क्लिक करता हूँ यस पे तो ये डेटा उसमें से डिलीट कर देगा। तो हम फिर से वही क्वेरी चला करके देख लेते हैं। क्रिएट न्यू क्वेरी हम बना लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने पहले सेलेक्ट क्वेरी से चेक किया था। स्टेटस और मोबाइल टोटल्स, यहाँ पे हमने ग्रुपिंग दी, यहाँ पे हमने काउंट दी। तो देखिए वो वाला कॉलम इसने और वो वाली वैल्यूज इसने डिलीट कर दी है इसमें से। एक बार और ट्राई करते हैं, हमें सिर्फ सक्सेसफुली डिलीवर्ड वाला डेटा चाहिए तो हम इसको भी डिलीट कर सकते हैं। मैंने कहा डिलीट कर दो मेरा डेटा जहाँ पर हमारा एंड डिलीवरी फेलियर हो। मैंने इसको रन किया, देखिए इसने 61 रोज फिर से डिलीट कर दिए। फिर से सेलेक्ट, फिर से चेक कर लेते हैं हम सेलेक्ट करके। क्रिएट क्वेरी डिजाइन एसएमएस डेटा स्टेटस मोबाइल नंबर टोटल्स, हम यहाँ काउंट चेक करते हैं तो वो डेटा सक्सेसफुली डिलीट हो गया। एमएस एक्सेस में जॉइंस क्या होती है दोस्तों? जॉइंस की मैं बात करूँ, एमएस एक्सेस में जॉइंस जो होते हैं वो एक टेबल से दूसरे टेबल को ज्वाइन करने के लिए यूज होते हैं। ज्वाइन मैं आपको बताना चाहता हूँ ज्वाइन क्या होता है। तो जैसे कि आपके पास 2 टेबल्स हैं और उसमें कोई यूनिक नंबर है या यूनिक आईडी है, यूनिक नहीं भी हो तो भी ज्वाइन काम करेगा। तो कोई भी 2 पर्टिकुलर फील्ड को ज्वाइन आपस में करके और उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो डेटा है वो हमें निकालना होता है, तो हम ज्वाइंस का यूज करते हैं। तो चलिए समझते हैं डेटाबेस में। यहाँ पर मेरे पास 2 डेटा की टेबल्स हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में भी आपने ये टेबल देखी होगी। जैसे कि मेरा डेटा है मोबाइल एसएमएस का डेटा है, जिसमें मोबाइल नंबर है, डेट है और उस एसएमएस का स्टेटस। तो हम यही देखने वाले हैं कि हमारे पास कुछ दूसरी टेबल में जो है मोबाइल नंबर्स हैं, उसमें हमें सिर्फ वो नंबर्स निकालने हैं जिन पे एसएमएस डिलीवर्ड हुआ है। ये मेरा सिर्फ अभी के लिए छोटा डेटा है, 18 मोबाइल नंबर है, इनका हमें स्टेटस जानना है कि स्टेटस क्या है इनका। तो चलिए देखते हैं कैसे हम ज्वाइन लगा सकते हैं। ज्वाइन लगाने के लिए वही हमें सबसे पहले सेलेक्ट क्वेरी पे जाना पड़ेगा। तो क्रिएट क्वेरी डिजाइन, हम दोनों टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे,
जिस टेबल पे हमें डेटा चाहिए उसको हम राइट में रखेंगे, लेफ्ट में रखेंगे सॉरी, और जिस टेबल में डेटा है जिससे हमें ज्वाइन लगाना है उसको हम लेफ्ट में रखेंगे। ये बेसिक तरीका है यूज करने का। तो हम चाहते हैं कि मेरे जो मोबाइल नंबर्स हैं उनका हमें स्टेटस जानना है इस टेबल से। तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमारा जो फील्ड सेम है वो कौन सा है। जैसे कि इसमें मोबाइल के नाम से फील्ड है और इसमें भी मोबाइल के नाम से फील्ड है, तो हम इन दोनों फील्ड्स को ज्वाइन कर देंगे आपस में। तो ये मेरा हो गया ज्वाइन। ठीक है, अब मैं यहाँ से मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ से स्टेटस सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर मैं इस क्वेरी को अब रन करता हूँ तो ये मेरा डेटा आ गया है, 35 रिकॉर्ड्स आ गए हैं ज्वाइन होकर के, कि जिनका स्टेटस यहाँ पे दिखा है। अब ये 35 रिकॉर्ड क्यों आ गए हैं? क्योंकि मेरा जो डेटा है इस वाली टेबल में वो डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट बोले तो एक मोबाइल नंबर के मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं। तो अगर हमें यूनिक डेटा चाहिए तो हम यहाँ पे ग्रुपिंग लगा देंगे, तो हमारा जो डेटा है वो यूनिक आएगा। तो हम देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ 12 मोबाइल नंबर है जिनको एसएमएस हमारा गया है। अब इसमें देखिए दोस्तों, अब जैसे कि मैं इस पर राइट क्लिक करूँ ना, इसमें मेरे ज्वाइन प्रॉपर्टीज मल्टीपल आती। दोस्तों हम ज्वाइंस को समझते हैं, 3 तरीके के मेरे ज्वाइन होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ ज्वाइन। पहला है इनर ज्वाइन। दूसरा, तो जब मैं 2 टेबल्स पे ज्वाइन लगाता हूँ तो जब भी ज्वाइन लगेगा तो मेरा सिर्फ ये वाला डेटा, जो ये बीच में डेटा है जो इसको ये काट रहा है, जहाँ पे ये वाला डेटा को मेरा ये रिटर्न करेगा। कैसे? ये वाला डेटा पास होगा, मतलब कुछ फील्ड ए में है कुछ फील्ड बी में है। ए वाले फील्ड अगर बी वाले फील्ड जिससे हमने ज्वाइन किया है इसको, ए वाले फील्ड बी वाले फील्ड जहाँ मैच करते होंगे, जहाँ दोनों सेम होंगे, उसका डेटा ये रिटर्न करके हमें दे देगा। तो ये होता है मेरा इनर ज्वाइन। सबसे पहला ज्वाइन है इनर ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है? लेफ्ट ज्वाइन वो ज्वाइन होता है उस केस में आपको ए वाली टेबल का ये सारा डेटा मिलेगा और जो बी वाली टेबल से है उससे सिर्फ मैच जो रिकॉर्ड होंगे उसके सामने जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगी वो आ जाएंगी आपकी। ऐसे राइट ज्वाइन इसका उल्टा होता है। राइट ज्वाइन में आपका ये वाला डेटा पूरा आएगा और जो मैचिंग रिकॉर्ड्स होंगे वो आपके कोरस्पॉन्डिंग साइड में दिखेंगे। तो भाई हम समझते हैं क्वेरी को। जैसे कि ये वाला ज्वाइन था, ये इसको इनर ज्वाइन बोलते हैं। तो जहाँ पे दोनों फील्ड्स मैच करते हैं मेरे, सिर्फ वही डेटा आया। तो मैं इसमें सारा डेटा ले लेता हूँ। डेट स्टेटस में ले ही चुका हूँ पहले। तो यहाँ देखते हैं, अभी भी ये मल्टीपल डेटा आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका टाइम अलग है इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट। अब हम चलते हैं, अगर हमें लेफ्ट ज्वाइन लगाना है तो हम क्या करेंगे? सेकेंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे, इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम टैब एंड ओनली दोज रिकॉर्ड फ्रॉम एसएमएस डेटा वेयर द ज्वाइन फील्ड्स आर इक्वल। तो मैं कह रहा हूँ कि इस वाली टेबल का सारा डेटा मुझे दो और इस वाली टेबल में से सिर्फ वही डेटा देना है जो मैच करता है। तो हम इसको रन करते हैं तो ऐसा कोई भी डेटा है ही नहीं अभी के लिए इसमें। तो मैं इसमें कुछ मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, तो अब इससे हमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे फील्ड सारे मैच कर रहे थे इसलिए इसका कोरस्पॉन्डिंग डेटा आ गया, बट ये वाले फील्ड मेरे मैच नहीं कर रहे थे तो इनके सामने ब्लैंक आ गया। तो दूसरा डेटा होता है इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम एसएमएस डेटा। मतलब इस वाली टेबल से मेरे को सारा डेटा चाहिए और इस वाली टेबल से जो टैब वाली टेबल है, मतलब टेबल ए है, उससे मुझे वही डेटा चाहिए जहां मेरे फील्ड मैच करते हैं। इसमें देखते हैं, देखिए इसमें मेरा जो डेटा है टेबल में काफी ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं उसमें, और इसने इस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स दे दिए और जहां पे मेरा ये मोबाइल नंबर मैच नहीं किया वहां इसने ब्लैंक रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से हम ज्वाइन इसमें यूज करते हैं। अपडेट विद ज्वाइन, तो एक टेबल को अपडेट कराना है आपको ज्वाइन के साथ, तो वही आज हम सीखने वाले हैं। तो देखिए इस ज्वाइन की जरूरत क्यों पड़ती है अपडेट कराने के लिए। तो दोस्तों होता क्या है, एक आपके पास टेबल है जिस टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स हैं और एक मेन टेबल है जिसमें बहुत सारा डेटा है। तो आप चाहते हैं कि जो मेरी दूसरी टेबल है उस टेबल में जो फील्ड मैच करते हैं उन फील्ड में कोई रिकॉर्ड, पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स हम अपडेट करना चाहते हैं। तो आइए समझते हैं हम टेबल की मदद से। दोस्तों देखिए ये एक टेबल है मेरी,
प्रोडक्ट आईडी, आइटम नेम, प्राइस और क्वांटिटी। उसके पास मेरे पास दूसरा डेटा है जिसमें मुझे दिया गया है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन टेबल। तो हमें क्या करना है, हमें जो ये डिस्क्रिप्शन है वो इस वाली टेबल में एक नया कॉलम बना करके हमें अपडेट कराना है। तो अभी ये वाली टेबल, इसमें आइटम आईडी, आइटम नेम, प्राइस और क्वांटिटी है। हम चाहते हैं इसी टेबल में डिस्क्रिप्शन भी ऐड हो जाए। वो कैसे करेंगे हम, तो प्रोडक्ट टेबल, डिजाइन व्यू, हमने कॉलम ऐड कर दिया डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट में। तो हम चलेंगे क्रिएट क्वेरी डिजाइन, सॉरी क्वेरी डिजाइन नहीं, क्वेरी विजार्ड नहीं, क्वेरी डिजाइन। मुझे अब सेलेक्ट करना है वो दोनों टेबल जिन दोनों टेबल के साथ मुझे काम करना है, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब इसमें एक्चुअली प्राइमरी की लगा हुआ है तो इसने सेम फील्ड देख करके खुद से ज्वाइन लगा दिया। तो अब हम जाएंगे, डिस्क्रिप्शन को हमने सेलेक्ट किया, हमने कहा डिस्क्रिप्शन को अपडेट कर दो विद आइटम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाली टेबल से। तो मैं लिखूंगा प्रोडक्ट डॉट, तो मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन। मैं इसको रन करूंगा तो ये मेरा 10 रोज अपडेट हो गया। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो देखिए मेरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड। तो एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ कि हम जो है विद क्राइटेरिया के साथ अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो अभी जो हमने अपडेट किया था वो उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं दिया था, सिर्फ ज्वाइन लगाया था हमने। तो जहाँ मेरे फील्ड मैच करते थे वहाँ उसने डिस्क्रिप्शन अपडेट कर दिया। अब एक चीज और होती है, हम इसको क्राइटेरिया के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए वो देखते हैं। मैं इसमें एक और समझाने के लिए एक और फील्ड बना देता हूँ, डिस्क्रिप्शन 1। तो फिर से हम क्रिएट क्वेरी डिजाइन, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। मैंने डिस्क्रिप्शन 1 लिया और अपडेट पे क्लिक किया। तो मैंने कहा मेरी जो टेबल का नाम है प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन डॉट डिस्क्रिप्शन अपडेट कर दो। तो सिर्फ वहीं पर अपडेट करना जहाँ पे मैं भी क्राइटेरिया दूंगा, जैसे कि 15,999, जहाँ पे मेरा जो प्राइस है, प्राइस वो ग्रेटर देन हो 15,999 से। तो मैं इसको रन करता हूँ। देखिए सिर्फ मेरे 3 रिकॉर्ड अपडेट हुए हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसी तरीके से अगर मैं लेस देन करूँ, लेस देन जो है मेरे 10,000 से नीचे के जो प्रोडक्ट हैं उन पे मेरा डिस्क्रिप्शन अपडेट हो जाए, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं जिसका प्राइस 10,000 से कम हो। या हम एक चीज और ट्राई कर सकते हैं कि ग्रेटर देन 30,000 से जिसका प्राइस ज्यादा हो उसको अपडेट करते हैं। तो सिर्फ एक ही रो अपडेट हुआ है, तो ये देखते हैं। वो पहले से ही अपडेट हो चुका था, 47,990, एक का ही अपडेटेड है, तो हम कर सकते हैं इसको। तो ये था दोस्तों सिंपल टेबल अपडेट करना विद इनर जॉइन एंड क्राइटेरिया के साथ। कुछ सीखने वाले हैं कुछ फंक्शंस इन एक्सेस। तो एक्सेस में भी एक्सेल की तरह ही कुछ फंक्शन होते हैं सेम नेम से। तो जैसे कि कॉन्केटिनेट होता है, कॉन्केटिनेट हम एंड ऑपरेटर से करने वाले हैं। लेफ्ट है, राइट है, इन स्ट्रिंग है, फॉर्मेट, लेंथ, ट्रिम, लेफ्ट एंड राइट, केस जो कि मेरा यू केस और एल केस होता है, एनजेड बहुत ही काम का फंक्शन है, इसमें को सबसे लास्ट में बताऊंगा, राउंड और वेल। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है कॉन्केटिनेट। हम कॉन्केटिनेट की बात करते हैं तो दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए काम आता है। तो देख लेते हैं, क्रिएट क्वेरी डिजाइन, प्रोडक्ट टेबल, और जैसे कि हमें आइटम आईडी और आइटम नेम को कॉन्केटिनेट करना है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ हमें एम्परसेंड लगाना है, हमें थोड़ा सा स्पेस देना है बीच में, और फिर एम्परसेंड के साथ हमें ये दूसरा वाला फील्ड टाइप कर देना है। तो देखने के लिए दोस्तों मैं भी सारा डेटा ले लेता हूँ इसमें, तो देखते हैं हमारा कॉन्केटिनेट होता है कि नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों मेरा प्रोडक्ट आईडी आ गया, स्पेस के साथ मैंने आइटम नेम ले लिया। और अगर हम स्पेस ना ले, यहाँ पे हम कुछ और स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, जैसे कि मुझे पाइप साइन लेना है, मैंने पाइप साइन ले लिया, तो एक कॉन्केटिनेट हो गया। इसमें हम किसी भी तरह का कोई भी डेटा कॉन्केटिनेट कर सकते हैं।
तो बहुत ही सिंपल है। दूसरे फंक्शन की तरफ चलते हैं, लेफ्ट। दोस्तों जैसे ही मेरा आइटम आईडी है, इसमें कुछ स्ट्रिंग दिया हुआ है और कुछ न्यूमेरिक वैल्यू दिया हुआ है। अगर मुझे स्ट्रिंग अलग करना है या फिर मुझे लेफ्ट से कुछ कैरेक्टर उठाने हैं, तो मैं जस्ट लेफ्ट फंक्शन यूज करूंगा यहाँ पे। तो कितने कैरेक्टर मुझे चाहिए मैं उतना कैरेक्टर यहाँ पे दे दूंगा। मुझे 3 कैरेक्टर चाहिए। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। जैसे कि यह आइटम आईडी, मुझे फर्स्ट 3 कैरेक्टर चाहिए, तो मैंने लेफ्ट से 3 कैरेक्टर उठा लिए। मैं रन करता हूँ तो देखिए मेरे 3 कैरेक्टर आ गए हैं। मैं इसको इधर कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक से समझ में आए। तो देखिए इसके 3 कैरेक्टर अलग हो गए हैं यहाँ से। तो वैसे ही दोस्तों सीख लेते हैं राइट फंक्शन। राइट फंक्शन भी सेम है, बस वो लास्ट से हमें जितने भी कैरेक्टर हमें चाहिए वो उठा के दे देता है। तो जैसे आइटम आईडी है, आइटम आईडी में मेरे लास्ट में न्यूमेरिक वैल्यूज आ रही है, तो ये न्यूमेरिक वैल्यूज को अलग करके दे देगा। ये दोस्तों काम आते हैं जैसे कोई स्ट्रिंग होती है, किसी बेसिस पे कॉन्केटिनेट होती है। जैसे कुछ यहाँ पे आइटम आईडी है, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है बना हुआ है, जैसे कि इस तरीके की स्ट्रिंग आ रही है आपकी, तो इस तरीके की स्ट्रिंग को आपको अलग करना है तो आप कर सकते हैं, या किसी भी तरीके का फॉर्मेट हो सकता है। तो ये सिंपल हो गया लेफ्ट राइट। अब बात करते हैं इन स्ट्रिंग की। इन स्ट्रिंग क्या होता है? इन स्ट्रिंग दोस्तों स्ट्रिंग में हमें कुछ फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आइटम नेम की बात करूंगा, आइटम नेम में मैं कुछ फाइंड करूंगा, तो मैंने टाइप किया इन स्ट्रिंग इन str कोमा, जिस फील्ड में मुझे सर्च करना है वो मैंने फील्ड दे दिया कोमा। तो मुझे क्या सर्च करना है तो यहाँ हम देख लेते हैं। जैसे कि उस स्ट्रिंग में मेरे को ये चेक करना है कि ए कौन कौन सी स्ट्रिंग में आ रहा है और किस किस जगह पे आ रहा है। तो अगर मैं इन स्ट्रिंग में कोमा डबल कोट्स के साथ ए पास कर दूंगा तो ये मेरे को बता देगा। तो देखिए इसमें सेकंड नंबर पे आ रहा है ए, इसमें कहीं पे ए है ही नहीं, इसमें 8 नंबर पे आ रहा है, ये देखिए इसमें 2 नंबर पे आ रहा है पी ए, बाकी सब जगह 2 नंबर सेकंड नंबर पे है। तो दोस्तों ये मेरा ना इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है, फाइंड करके उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है कि वो कैरेक्टर किस इंडेक्स पे आ रहा है, किस पोजीशन पे आ रहा है। दोस्तों नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं, फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट भी बड़े काम का फंक्शन है। फॉर्मेट में हम किसी भी फॉर्मेट में हम कोई भी डेटा उठा सकते हैं। जैसे कि मैं अगर प्राइस की बात करूं, यहाँ पे प्राइस पर्टिकुलर वैल्यू है, प्राइस में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, सिंपल है, उसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग नहीं दी गई है। तो अगर मैं फॉर्मेट यहाँ पे देखना चाहूँ तो ये देखिए ये मेरा इसने कोमा इसमें ऐड कर दिया। इस तरीके से आप इसमें कोई भी फॉर्मेट ऐड कर सकते हैं। एक तरीका और मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि हमारा डेटा है, उसमें डेट वगैरह आ रही है और आपको उस डेट में से पर्टिकुलर कोई टाइप की वैल्यू निकालनी है या इस डेट का फॉर्मेट ही चेंज करना है। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ MMM-y/y। तो देखिए दोस्तों ये मेरी जो डेट है वो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली डेट अभी इस तरीके से आ रही है यहाँ पर। तो ये कन्वर्ट हो गई एक इस फॉर्मेट में। कोई भी फॉर्मेट ले सकता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने जैसे डी कर दिया, अच्छा डी की जगह मैंने डी कर दिया। देखिए पूरा नाम आ गया, डे का पूरा नेम आ गया थर्सडे। और अगर मुझे फुल डे चाहिए तो इस फॉर्मेट को हम थोड़ा इस तरीके से बनाते हैं, स्पेस MM-DD5 थर्सडे, तो डे का नेम और मंथ और ईयर। तो हम इसको किसी भी तरीके से इसमें यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया मेरा फॉर्मेट फंक्शन। अब बात करते हैं लेन फंक्शन। लेन फंक्शन क्या करता है? ये मेरे को एक ये लेंथ काउंट करके देता है। जैसे कि मेरा आइटम नेम है, मेरे को जानना है इसमें कैरेक्टर कितने हैं टोटल, तो लेंथ ऑफ आइटम नेम। ये देखिए इस वाले आइटम नेम कॉलम में जो इसकी लेंथ है वो 36, 21, 18, 22, 28 इस तरीके से हम लेंथ निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट फंक्शन है ट्रिम। तो ट्रिम फंक्शन जैसे एक्सेल में काम करता है दोस्तों, उसी तरीके से यहाँ पे काम करता है। अब मान लिया आपका ये डेटा है, अब इसके अंदर स्पेस दिया हुआ है, तो अगर आप इस पे ज्वाइन लगाने जाएंगे तो ज्वाइन लगेगा नहीं क्योंकि इसमें स्पेस ऑलरेडी है। तो स्पेस को रिमूव करने के लिए हम ट्रिम फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो मेरा ट्रिम
राइट ही। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा स्पेस है, लेकिन यहाँ पे मेरा कोई स्पेस नहीं है, तो इसने स्मूथ स्पेस को रिमूव कर दिया। उसी तरीके से जैसे कि ट्रिम है, उसी तरीके से एल ट्रिम और आर ट्रिम काम करते हैं। तो जो ट्रिम है वो एक्स्ट्रा स्पेस, एल ट्रिम आर ट्रिम होता है दोस्तों, लेफ्ट और राइट से ट्रिम करने के काम आता है। मान लिया आपका लास्ट में कुछ स्पेस है, लेकिन आपके वो काम के हैं या किसी भी तरीके से यूज होने वाले हैं, आप उनको ट्रिम नहीं करना चाहते, आपको सिर्फ लेफ्ट से ट्रिम करना। तो देखिए इसमें दोनों डाल देते। तो अभी मेरा जो ट्रिम है वो दोनों साइड से काम कर रहा है, दोनों साइड से ट्रिम करके आपको दे रहा है। अगर मैं इसमें एल ट्रिम लगा दूंगा तो सिर्फ ये लेफ्ट से आपको ट्रिम करेगा, राइट से ट्रिम नहीं करेगा। बट कई बार ऐसा होता है आपका डेटा जिसमें ऑलरेडी स्पेस आया हुआ होता है, तो आप इस तरीके से उसको रिमूव कर सकते हैं। आर ट्रिम लगा देंगे तो आप आगे से वो स्पेस रिमूव कर देगा। तो दोस्तों बात करते हैं केस की। केस क्या है मेरा, तो इसमें दो तरीके के होते हैं, अपर केस और लोअर केस। तो ये कैसे काम करता है, जैसे कि मेरा MITV है, MITV लिखा हुआ है यहाँ पे, और आपको ये सारे के सारे कैपिटल लेटर में। तो यहाँ पे मैं अगर यू केस यूज करूंगा, यू केस और मेरा आइटम ने, तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा अपर केस में। सॉरी, मैंने आइटम नेम पे लगा दिया, यहाँ देख लेते हैं। तो इसने ई एयर टैग पूरा का पूरा कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही आपको पूरी स्ट्रिंग लोअर में चाहिए, लोअर केस में, तो लोअर केस में कर देगा। अब बात करते हैं राउंड फंक्शन की। तो दोस्तों क्या होता है, आपका अगर न्यूमेरिक डेटा है और उसमें जो डेसिमल वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है, बट आपको डेसिमल वैल्यू चाहिए नहीं। तो अगर मैं इसी की बात करूं, जैसे कि मेरा प्राइस है, तो दोस्तों जो क्वांटिटी है मेरी वो कभी भी पॉइंट्स में नहीं आ सकती। तो किसी वजह से आपका कोई डेटा है जिसमें पॉइंट्स में क्वांटिटी आ रही है, जैसे कि मैं देता हूँ, तो उस डेटा को आप राउंड लगा के ठीक कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वांटिटी लिया, तो मैंने कहा इसको राउंड कर दो क्वांटिटी को, मुझे एक भी कैरेक्टर नहीं चाहिए पॉइंट के बाद। तो देखिए इसने राउंड कर दिया 900 और 55 है, इसलिए उसको उसने राउंड फिगर एडजस्ट कर दिया। मुझे अगर 2 कैरेक्टर चाहिए डेसिमल के बाद तो मैं ले सकता हूँ 2 नंबर्स। इस तरीके से हम राउंड फंक्शन यूज कर सकते हैं। फिर एक वेल फंक्शन। तो दोस्तों इसी को समझते हैं यहाँ पे। अब जैसे कि मैं अगर यहाँ से राइट से 2 वर्ड उठाता हूँ, 3 राइट, मैंने यहाँ से उठाया 3 कैरेक्टर, तो देखिए ये मेरा टेक्स्ट में आ रहा है। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना हो न्यूमेरिक वैल्यू में, आपको पता है न्यूमेरिक नंबर है लेकिन ये टेक्स्ट में आ रहा है, अगर आप उसको ऐसे यूज करेंगे कहीं भी, तो किसी वजह से अगर ठीक से काम नहीं करता है, मान लिया आपको कहीं पे जॉइन लगाना है या इस पे कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो किसी वजह से अगर नहीं हो पा रहा है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर में। तो देखिए 6 नंबर कन्वर्ट हो गया, तो ये न्यूमेरिक वैल्यूज में कन्वर्ट हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं NZ फंक्शन की। NZ फंक्शन क्या होता है? NZ फंक्शन दोस्तों बड़े ही काम का फंक्शन है। ये न्यूमेरिक वैल्यू हो या आपकी हो स्ट्रिंग वैल्यू, ये दोनों ही केस में काम करता है। तो अभी न्यूमेरिक वैल्यू की बात करते हैं। सपोज कीजिए आपने कोई डेटा को मैप किया है, मैप करने के बाद जैसे यहाँ पे हम कल डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन लगा रहे थे और पूरा डेटा हमारा अपडेट नहीं हो पाया था, हमने क्राइटेरिया बेसिस पे ज्वाइन लगाया था। तो मान लीजिए यहाँ सब जगह 0 या कुछ वैल्यू आ रही है, लेकिन कुछ जगह पे ब्लैंक आ रहा है। तो जब आप उसकी समरी निकालेंगे तो किसी वजह से, या आप इसको सम निकालेंगे या क्राइटेरिया बेसिस पे उसको आप समरी कोई बनाना चाहते हैं, तो उस केस में जहाँ पे ब्लैंक्स होते हैं ना, वो बहुत प्रॉब्लम करते हैं। या तो आपका सम ठीक से नहीं होगा या एवरेज ठीक से नहीं आएगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए ना इन्होंने एक फंक्शन बनाया हुआ है NZ। वो क्या करता है, जहाँ ब्लैंक होगा ना, जैसे इजनल काम करता है आपका, सॉरी जैसे इज एरर काम करता है, वो एरर के प्लेस पे आपको कोई भी वैल्यू देता है जो भी आप पास करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे NZ काम करता है। तो NZ डिस्क्रिप्शन 1 कॉमा मैंने कहा NA। देखिए जहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं है मेरा, वहाँ पे NA आ गया। यहाँ से डिस्क्रिप्शन हट गया है, डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ देखने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा डिस्क्रिप्शन काफी जगह पे था नहीं, और इसने NA ब्लैंक पे NA फिल कर दिया। ऐसे मैं इसको न्यूमेरिक वैल्यू पे भी लगा सकता हूँ, अगर मेरी वैल्यू ब्लैंक है तो 0 आ जाए, 0 आ जाए। तो ये समरी जब हम बनाते हैं, जो बड़े डेटा पे हम समरी बनाते हैं, वहाँ पर जो हमारे फंक्शन काम नहीं करते, सम फंक्शन हो गया, काउंट हो गया, एवरेज हो गया, इस तरह के फंक्शन न्यूमेरिक वैल्यूज पे कभी कभी काम नहीं करते हैं। तो ये फंक्शन बहुत काम आता है उस टाइम पे
जब आप वहाँ 0 पास कर देंगे तो समरी आपकी बड़े ही अच्छे से बन के आ जाएगी। तो यूनियन क्वेरी और क्रॉस टाइप क्वेरी, दोस्तों ये दोनों क्वेरी बड़ी काम की क्वेरी हैं, बड़ी पावरफुल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं बता दूं यूनियन क्वेरी होता क्या है। तो यूनियन क्वेरी जो होता है वो मेरा मल्टीपल टेबल के डेटा को कंबाइन करने के काम में आता है। जैसे कि आपकी कोई टेबल है, एक प्रोडक्ट टेबल है, एक प्रोडक्ट 2 टेबल है या प्रोडक्ट बी टेबल है, तो दोनों में डेटा है अलग अलग प्रोडक्ट्स का। तो आपको इन दोनों डेटा को कंबाइन करना है। तो आप बड़ी ही आसानी से यूनियन क्वेरी की हेल्प से कंबाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यूनियन क्वेरी को बनाने के लिए हमें क्वेरी के एसक्यूएल मोड में जाना पड़ता है। तो आप ये दो तरीके से जा सकते हैं, क्रिएट क्वेरी डिजाइन, यहाँ से आप फिर जा करके यूनियन सेलेक्ट करें। तो ये आपका एसक्यूएल मोड खुल गया क्वेरी का। तो इसके लिए दोस्तों एसक्यूएल क्वेरीज के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो अलग से भी बनाऊंगा, एसक्यूएल क्वेरी लिखते कैसे हैं। तो आज यूनियन क्वेरी समझाने के लिए मेरे को एसक्यूएल मोड में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको सबसे पहले टेबल दिखा दूं, मेरी एक प्रोडक्ट टेबल है जिसके अंदर मेरे कुछ प्रोडक्ट दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, आइटम आईडी, आइटम नेम, प्राइस, क्वांटिटी और डिस्क्रिप्शन हमने ऐड किया ही था आपके सामने। दूसरी मेरी टेबल है जिसके अंदर कुछ घर में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक आइटम का डेटा दिया हुआ है, जिसमें आइटम आईडी, आइटम नेम, प्राइस और क्वांटिटी है। दोनों डेटा को कंबाइन कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले चलेंगे सेलेक्ट, हम इसको डिज़ाइन मोड में खोल लेते हैं जिससे कि हम जल्दी बना पाए। आइटम आईडी मैंने सेलेक्ट कर ली, आइटम नेम मुझे चाहिए और प्राइस कोमा क्वांटिटी। यूनियन क्वेरी के लिए दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी होगी कि हमेशा दोनों जिस टेबल को आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, मतलब यूनियन लग करने जा रहे हैं, कंबाइन करने जा रहे हैं, तो उन टेबल के फील्ड सेम होने चाहिए, सेम टाइप का डेटा होना चाहिए। तो मैंने इसमें से ये फील्ड उठा लिए फ्रॉम प्रोडक्ट, मैंने यहाँ लिखा यूनियन। सेम चीज मैं दूसरी टेबल से उठा रहा हूँ जो मेरे नाम है प्रोडक्ट 2। मैं जस्ट इसको रन कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों इस टेबल का डेटा और इस टेबल का डेटा दोनों एक साथ कंबाइन हो गया। आप इसको चाहें तो सेव भी कर सकते हैं, मैंने कह दिया प्रोडक्ट्स। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इसको रन करेंगे, देखिए यूनियन का साइन भी बन के आ गया कि मेरी यूनियन क्वेरी बनी हुई है। तो ये सीधे एग्जीक्यूट करके दिखाएगा आपको क्वेरी, आपको फाइनल रिजल्ट देगा। तो दोस्तों ये तो हो गई यूनियन क्वेरी। एक होती है मेरी यूनियन ऑल। तो अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, मेरे इसमें टोटल 11 रिकॉर्ड है और इस वाली टेबल में टोटल 7 रिकॉर्ड है। 11 7 18 रिकॉर्ड मेरे यहाँ आने चाहिए, बट यहाँ पे मेरे कितने आ रहे हैं, 17 रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यूनियन जो क्वेरी होती है वो हमें ऑटोमेटिकली यूनिक डेटा देता है, ऑटोमेटिक ग्रुपिंग करके देता है। तो जैसे कि ये वाली टेबल और ये वाली टेबल में अगर आप ध्यान से देखें तो मेरी एक रो सेम है, जैसे कि ये वाली रो सैम अंडरस्कोर 007 सैमसंग 80 सेंटीमीटर, और ये वाली देखिए 007, ये रो मेरी सेम है, इसलिए मेरा डेटा एक रो कम दे रहा है। अगर आपको ये पूरा डेटा चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इसको ओपन करिए, जहाँ पे आपने यूनियन लिखा है वहाँ पे यूनियन ऑल लगा दीजिए। तो अब आप देखेंगे तो आपकी 18 रो आ गई। तो एक डेटा हमारा यहाँ डुप्लीकेट आ रहा होगा 007 और ये सैम 007। तो ये तो हो गया आपका यूनियन और यूनियन ऑल का डिफरेंस, और इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं क्रॉस टाइप क्वेरी की। क्रॉस टाइप क्वेरी दोस्तों बड़ी पावरफुल है, और जैसे हम पिवट यूज करते हैं एक्सेल में, कुछ कुछ उस टाइप का डेटा इसमें बनता है, मतलब समराइज वे में आप उस डेटा को बना सकते हैं। तो देख लेते हैं क्रिएट क्वेरी डिजाइन। देखिए मेरे को डेटा चाहिए, मेरी जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में तीन तरीके का डेटा है, डिस्क्रिप्शन, टीवी और रेफ्रिजरेटर, 2 टाइप का डेटा मेरे को चाहिए, टीवी अलग और डिस्क्रिप्शन अलग। तो हम उसको चलिए देखते हैं। तो मैंने आइटम नेम ले लिया, मैंने प्राइस ले लिया, क्वांटिटी मैंने ले ली और मैंने डिस्क्रिप्शन ले लिया। तो अभी प्राइस को छोड़ते मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी जो आइटम की कैटेगरी है, डिस्क्रिप्शन कैटेगरी, उसमें कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है। जैसे मैंने मान लिया टीवी है मेरा, यहाँ पे टीवी में कितनी क्वांटिटी मेरी पेंडिंग है, कौन कौन सी है वो हम बाद में देखेंगे, अभी देखते हैं क्वांटिटी कितनी पेंडिंग है। तो मैंने कहा डिस्क्रिप्शन को, मैं यहाँ पे गया डिज़ाइन क्रॉस टाइप मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों इसमें 3
चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, रोज, कॉलम और वैल्यू। तो अगर मैं रोज में आइटम नेम ले लेता हूँ अभी के लिए, तो क्रॉस टैब में सेलेक्ट करूँ रो हेडिंग, क्वांटिटी में मैं वैल्यू, क्योंकि ये न्यूमेरिक है इसमें मेरे को समरी बन के चाहिए, और डिस्क्रिप्शन में ले लिया कॉलम हेडिंग। आइटम मेरा LG 80 सेंटीमीटर 32 इंच 910 टीवी क्वांटिटी, टीवी में आता है ये वाला मेरा प्रोडक्ट, और उसमें 910 क्वांटिटी। और ये देखिए मेरा सैमसंग 80 लीटर रेफ्रिजरेटर में आता है, 10 क्वांटिटी है। टीवी में इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है। तो इस तरीके से हम समराइज वे में डेटा ले सकते हैं। और एक चीज़ दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, इसमें तीनों वैल्यू इसको चाहिए, रो, कॉलम, रो हेडिंग, कॉलम हेडिंग और वैल्यू है, वैल्यू वाली फील्ड इसको चाहिए, तभी ये क्वेरी रन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं मेरा प्राइस वाइज डेटा, जो मेरे प्राइस हैं अवेलेबल प्राइस के अकॉर्डिंग मेरी क्वांटिटी कितनी बची हुई है, किस किस डिस्क्रिप्शन में बची हुई है, टीवी में, रेफ्रिजरेटर में। तो मैंने देखिए रन किया, वैसे ही मैंने बनाया, प्राइस क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन ले लिया, प्राइस को रो में डाल दिया, क्वांटिटी को वैल्यूज में डाल दिया और डिस्क्रिप्शन को कॉलम हेडिंग में डाल दिया। तो दोस्तों जो वैल्यू फील्ड मेरा वैल्यू में जाएगा उस पर कोई ना कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन होना चाहिए, जैसे कि आपको सम निकालना है, एवरेज निकालना है, मिनिमम। तो मुझे सम निकालना है यहाँ पे, जैसे कि मुझे चाहिए सम ऑफ क्वांटिटी की मेरी इस प्रोडक्ट में इस रेंज में कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है। मैंने इसको रन किया, रन करने के बाद देखिए 15,399 के प्राइस में 10 रेफ्रिजरेटर पड़े हुए हैं और 35,554 में 900 क्वांटिटी पड़ी हुई है। अब देख लेते हैं समराइज कर कैसे रहा है। तो मेरी प्रोडक्ट टेबल अगर मैं इसमें देखूँ, मेरा जो 15,999 का जो है उसमें टोटल क्वांटिटी कितनी है, 15 और 10 25 क्वांटिटी है। तो देखते हैं क्या ये सही दे रहा है। और उसका डिस्क्रिप्शन भी क्या है, टीवी। 15,999 देखिए 25 क्वांटिटी आ रही है, दोनों का ये सम करके दे रहा है, 15 और 10 25। तो इस तरीके से आप क्रॉस टैब क्वेरी को यूज कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप क्वेरी के ऊपर भी क्वेरी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं भी लगाने का आपको बता रहा था। तो जैसे कि ये मेरी जो यूनियन क्वेरी है, यूनियन क्वेरी मैंने यहाँ पे सेव कर ली। अगर मैं चाहूँ तो क्वेरी डिज़ाइन पे जाके यहाँ से क्वेरी सेलेक्ट कर सकता हूँ और प्रोडक्ट मेरा नाम है इस क्वेरी का, और अब मैं इस पे भी क्वेरी लगा सकता हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ मेरी क्वांटिटी के हिसाब से आइटम कितने हैं। तो देखिए 10 क्वांटिटी, जिनकी 10 क्वांटिटी है अवेलेबल है वो मेरे 4 आइटम कौन कौन से हैं मैं हम ये भी चेक कर सकते हैं। आइटम नेम, देखिए जो 10 क्वांटिटी वाले हैं वो मेरे 4 प्रोडक्ट ये है, क्योंकि क्वांटिटी सेम है 10। इस तरीके से हम क्वेरी के ऊपर क्वेरी भी लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल हो, कुछ भी पूछना हो, आपको किसी नई चीज़ के बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं इफ़, कन्वर्ट डेट फंक्शन, चूज डेट, डेट ऐड, डेट डिफरेंस, इस डेट और स्ट्रिंग रिवर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इफ फंक्शन क्या होता है, इफ फंक्शन कंडीशन पे काम करता है। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो फर्स्ट वैल्यू को पास कर देता है, कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो सेकंड वैल्यू को पास कर देता है। चलिए देखते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं क्रिएट क्वेरी डिजाइन। मैंने टेबल सेलेक्ट कर ली। मेरे इस टेबल में इस फीचर्ड के नाम से एक फील्ड है, तो वो बताता है कि ये जो डेटा है पर्टिकुलर रो है वो इस फीचर्ड यस है कि नो है, जिसमें 1 0 की वैल्यू ली गई है। अब हम इसमें पास करना चाहते हैं 1 है तो ट्रू, 0 है तो फॉल्स, या फिर 1 है तो यस, 0 है तो नो। देखिए बड़ी ही आसानी से हम कैसे कर सकते हैं एक्सेस में। इस फीचर मैंने लगी कंडीशन, इफ इसमें डबल आई आता है दोस्तों, IIF करके लिखना होता है। इफ दिस वैल्यू इक्वल टू 1 है तो मेरा ट्रू दे दे, अदरवाइज। तो मैं दिखा देता हूँ आपको दोस्तों, जो पहले वैल्यू थी और जो बाद में वैल्यू, देखिए 1 है तो ट्रू आ गया, 0 है तो फॉल्स आ गया। इसको मैं यस नो में कन्वर्ट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। ट्रू पे मेरा यस और फॉल्स पे मेरा नो। तो दोस्तों समझ लेते हैं कैसे काम कर रहा है। काम ये इस तरीके से कर रहा है, इस फीचर्ड में अगर वैल्यू 1 आ रही है और मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये मेरा पहली वाली वैल्यू को रिटर्न करता है, अगर फॉल्स आ रही है तो ये नो को रिटर्न करता है। और बाई चांस इसमें किसी वजह से अगर तीसरी वैल्यू भी आ रही है तो आप इसमें नेस्टेड इफ भी लगा सकते हैं, मतलब इफ के अंदर इफ भी लगा सकते हैं। तो अगर जैसे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में अगर मैं कहीं पे, वैसे तो इसमें 1 और 0 ही है, ठीक है, मैंने यहाँ पे अगर 2 डाल दिया
तो हम यहाँ पे नेस्टेड इफ भी लगा सकते हैं। हमने फिर से एक कंडीशन लगाई, इफ अगर 1 होगी तो यस आ जाएगा, और मैंने फिर से कंडीशन डाल दी, अगर 2 है तो आ जाए एन ए, और नहीं तो आ जाए ब्लैंक। देखते हैं दोस्तों, एक कंडीशन छूट गई है। अच्छा, छूटी नहीं है, मैंने ब्लैंक दे दिया, एक्चुअली मुझे नो देना है। यस 1 है तो यस, 2 है तो एन ए, और 0 है तो नो आ गया। तो इस तरीके से मल्टीपल कंडीशन मल्टीपल टाइम्स इसमें पास कर सकते हैं, और जो भी हमें डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए वो हम इसमें से ले सकते हैं। तो फंक्शन दोस्तों ये हो गया पहला फंक्शन। दूसरा है सी डेट। तो इसको समझने के लिए दोस्तों मेरे पास एक डेटा है, जिसमें ये है बिजनेस फाइनेंशियल डेटा। इसमें जो पीरियड दिया हुआ है उसमें ईयर और मंथ हमें दिया गया है, और हमें इसको डेट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें हमें एक्चुअल डेट पता नहीं है क्या है, हम जैसे इसमें 1 ऑफ एवरी मंथ डाल देंगे, और फिर हम देखते हैं कि ये डेट में कन्वर्ट होता है कि नहीं। तो दोस्तों मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, आप ये मत सोचना कि कैसे ये अचानक से टेबल आ गया। इसके लिए मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ। मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा आप सबके लिए शॉर्टकट्स के लिए, शॉर्टकट कैसे यूज़ करके आप अपने काम को फास्ट तरीके से कर सकते हैं। अभी के लिए समझते हैं। मैंने लिया पीरियड। अब पीरियड में देखिए मेरा सिर्फ यही डेटा आ रहा है, तो मैंने कहा पीरियड और कॉन्केटिनेट कर दो .01। तो देखिए कॉन्केट होकर के ये आ गया, और अब अभी ये डेट में नहीं है। अगर मैं इसमें कुछ भी ऑपरेशन करूँगा तो ये काम नहीं करेगा। तो इसको डेट में कन्वर्ट करने के लिए हम सी डेट यूज़ करेंगे, और देखिए डेट में कन्वर्ट हो जाए। डेट में कन्वर्ट ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें डॉट आ रहा है, तो डॉट को हम रिप्लेस कर देंगे। इसमें दोस्तों मैं रिप्लेस फंक्शन भी बता देता हूँ आपको, रिप्लेस कैसे काम करता है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी जो डेट आ रही है वो किस तरीके से आ रही है, .09.01। ठीक है, हम इसमें रिप्लेस करते हैं REPLAC रिप्लेस। मेरा स्ट्रिंग मैंने पास कर दिया, कोमा मैंने कहा डॉट को रिप्लेस कर दो, कोमा किसके साथ, फॉरवर्ड स्लैश के साथ। तो देखिए हो गया। अब अगर मैं इस पर सी डेट अप्लाई करूँगा तो ये मेरा डेट में कन्वर्ट हो गया। देखिए यहाँ पर डेट बॉक्स भी बन के आ गया। तो ये होता है सी डेट यानी कन्वर्ट डेट फंक्शन। देन होता है मेरा चूज फंक्शन। दोस्तों कुछ इफ की तरह होता है, जैसे कोई कंडीशन पास होती है तो उसमें उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाती है, बट यहाँ पे चूज इस तरीके से काम नहीं करेगा। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। दूसरी क्वेरी हम बनाने, हमने यहाँ पे लिया डेज, मैंने कहा डे। अब जैसे कि ये मेरा इसमें डेज में जो डेटा है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसको ना हम कन्वर्ट करते हैं अपने हमें डेज निकालने हैं, नंबर के बेसिस पे डेज के कौन सा डे है। तो अगर हम यहाँ डालना चाहें, जैसे वीक में होता है 7 डेज होते हैं वीक में, और वीक के डेज के नेम चाहिए मुझे। मैंने डाला चूज डे कॉमा, फर्स्ट वैल्यू होगी, मैं संडे से स्टार्ट करता हूँ, संडे कॉमा मंडे कॉमा ट्यूसडे कॉमा वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। दोस्तों ये काम आता है जब हमारे पास कोई एक टेबल पहले से रेडी नहीं है और हम चाहते हैं कि उसके कोडिंग डेटा यूज़ करना। कोई जैसे हम चाहते तो यहाँ पर भी डेज में 1 2 3 4 में लिख सकते थे, बट जब आप क्वेरी बना रहे हैं तो आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। दोस्तों अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं हम, डेट। तो डेट फंक्शन क्या है दोस्तों, सिंपल है, सिर्फ ये हमें आज की डेट प्रोवाइड करता है। अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं तो ये आज की डेट हमें दे देगा। कई बार हमें जरूरत पड़ जाती है, जैसे कि हमें जाना है डे, और हमें जाना है, हमें कोई क्राइटेरिया बनाना है कि आज से लास्ट 7 वीक के लिए। तो डेट मैंने लिया, एंड मैं यहाँ ले लूँगा डेट -7, तो ये मेरा एक क्राइटेरिया बन गया। तो इस तरीके से हम कहीं पे भी क्राइटेरिया में पास कर सकते हैं। ये आ गया 12 से 19। फिर है दोस्तों डेट ऐड। डेट ऐड फंक्शन क्या होता है, अगर हमें इस
ये ऐसे भी काम कर रहा है, डेट मैं इसमें प्लस कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों जब ईयर की बारी आएगी, अगर आपको 365 डेज या आपको 5 ईयर ऐड करना है या उससे ज़्यादा का डेटा ऐड करना है, तो ये काम नहीं करेगा ठीक से। अब आपको पता है कि 1 साल आप ऐड करोगे तो 365 डेज होते हैं, ठीक है, सही है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है, आपको ईयर और मंथ ऐड करना है इसमें, तो आप किस तरीके से, मान लिया आपको 1 साल 6 महीने ऐड करना है, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारा डेट ऐड फंक्शन काम में आता है। तो हम देख लेते हैं। एक्चुअली आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जब आप क्राइटेरिया पे जाके अपना बिल्ड से भी फंक्शन आप बना सकते हैं। तो इसमें आपको जा करके ढूंढना पड़ेगा, और या फिर आपको जितने भी अवेलेबल फंक्शन हैं वो भी पता लग जाएंगे यहाँ से। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं इसको। तो यहाँ मैं बनाने जा रहा हूँ डेट ऐड फंक्शन। इंटरवल मैंने दिया, डेज ऐड करना है मेरे को, नंबर कितने, मेरे को 108 दिन ऐड करना है, और किस डेट में करना है तो मैं इसको बता देता हूँ। डेट है मेरी 2021-01-02-01। तो मैं इसको ओके किया, और ये जो क्राइटेरिया में मेरा फंक्शन आ गया है, इसको कट करिए आप और इसको यहाँ पे डाल दीजिए। आप क्राइटेरिया में भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप इसको डाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सिंपल डेट में मैंने 108 दिन ऐड किया है, देख लीजिए डिफरेंस। 108 दिन ऐड करने के बाद ये मेरा मई में चला गया है, मई 2021। ठीक है, इसी तरीके से आपको ईयर ऐड करना है, तो लाइक आपको यहाँ पे 1.5 ईयर ऐड करना। 1.5 पे काम नहीं करेगा, इंटरवल में आप सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हैं। तो 1 या 2, मैं 2 ईयर ऐड करता हूँ, तो ये देखिए 2023 आ गया। उस तरीके से आप मंथ भी ऐड कर सकते हैं। लाइक अभी मैं यहाँ पे जैन में हूँ, मैंने यहाँ पे एम डाल दिया और ये उसने मंथ ऐड कर दी। तो इसी तरीके से आपको मान लिया 1 ईयर और 6 मंथ ऐड करना है, तो आपको किस तरीके से कर सकते हैं, आप डेट के ऊपर डेट फंक्शन लगा सकते हैं। जैसे कि डेट ऐड, मैंने यहाँ पे मंथ ऐड किया 6, फिर क्या करूँगा मैं, फिर यहाँ पे डेट ऐड और इंटरवल मैंने दे दिया y कोमा, और मैंने 1 ईयर दे दिया और मेरी डेट यहाँ से आ गई। तो ये देखिए 8/1/2022, इसने 1.5 साल इसमें ऐड कर दिया, 1 ईयर और 6 मंथ। तो दोस्तों कुछ ये है मेरे इंटरवल, किस तरीके से हम इंटरवल पास कर सकते हैं। तो वाई हमने यूज़ किया। क्वार्टर क्यू के लिए आप क्वार्टर के लिए क्यू यूज़ कर सकते हैं, मंथ हम यूज़ कर चुके हैं। ईयर हमने यूज़ किया, ये ऊपर डे, वीक, आवर, मिनट, सेकंड। तो ये हैं कुछ इंटरवल्स। अब दोस्तों डेट डिफ, ये भी इसी तरीके से काम कर सकता है। इसको कहते हैं डेट डिफरेंस। डेट डिफ जैसे ऐड था उसी का उल्टा हो जाएगा डेट डिफ। तो ये 2 डेट के बीच में डिफरेंस बताता है। चलिए क्राइटेरिया की तरफ ही चलते हैं, बिल्ड करते हैं यहाँ से। इंटरवल मैंने दिया, मुझे डेज बताओ। इसमें मैंने 2 डेट दे दी, जैसे कि 2021 दूसरी डेट। दोस्तों हम इसमें हैश से पास करते हैं, 2021-02-02। तो मैंने इसमें 2 डेट दी हैं और मुझे इसका डिफरेंस जानना है। देखते हैं क्या बताता है। देखिए 33 दिन का डिफरेंस है। इसी तरीके आप सारी चीज़ निकाल सकते हैं। यही इंटरवल यहाँ पर भी यूज़ होगा। आपको ईयर निकालना है, डे निकालना है, मंथ निकालना है, कुछ भी आप निकाल सकते हैं। मेरा इस डेट में दोस्तों एक्सप्रेशन हम टेस्ट कर सकते हैं कि ये मेरा डेट टाइप का है या नहीं है। तो जैसे कि ये मान लिया कोई आपको फील्ड दिया हुआ है, उसके अंदर कोई टेक्स्ट पास किया हुआ है, तो अगर उसको चेक करेंगे तो ये 0 देगा कि ये डेट टाइप का नहीं है। लेकिन अगर उसके अंदर कोई वैल्यू दी हुई है लाइक 01012021, तो उसको -1 देगा। -1 मतलब ये मेरा डेट है। फिर हम इसमें इफ कंडीशन वगैरह लगा के आगे कुछ और भी डाल सकते हैं। तो अगला है दोस्तों स्ट्रिंग रिवर्स। स्ट्रिंग रिवर्स जो है वो क्या करता है, वो हमारा कोई भी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई भी जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है, उसको रिवर्स करने का काम आता है। जस्ट आपको यूज़ करना है। जैसे कि मैं इसमें सब्जेक्ट देख लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। यूनिट्स को करते हैं। मैंने लिया यूनिट्स, तो मैंने उसके सामने लगा दिया str रिवर्स। देखिए उसने उसको
रिवर्स कर दिया। एसक्यूएल व्यू में क्वेरी कैसे बनाएं? दोस्तों इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे कि अभी आप एक्सेस पे काम कर रहे हैं, आगे जाके आपका डेटाबेस बड़ा होगा और आप आगे जाके एसक्यूएल पे काम करेंगे, या फिर कई बार छोटी छोटी चीजें चेंजेस करनी है। आपने बहुत बड़ी क्वेरी बना दी लेकिन छोटी सी चीज आपको चेंज करनी है, तो आप एसक्यूएल व्यू के थ्रू जाकर के चेंज कर सकते हैं। दोस्तों क्वेरी बनाना इसमें बड़ा ही सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको टाइप करना पड़ता है, इस चीज की तो इसमें कमी है, बाकी बनाना बड़ा ही सिंपल है। तो आज हम देखने वाले हैं सेलेक्ट, डिलीट, अपडेट और अपेंड क्वेरी। यूनियन क्वेरी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो इस वीडियो में हम 4 तरह की क्वेरी के बारे में बात करेंगे, सेलेक्ट, डिलीट, अपडेट और अपेंड। बहुत लोग पूछते हैं इस तरीके से क्वेरी, इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है कि आप एसक्यूएल व्यू में क्वेरी लिखना जानते हैं नहीं जानते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सिंटेक्स बता दूं, सेलेक्ट क्वेरी का सिंटेक्स क्या होता है। ये मेरे सिंटेक्स हैं। सबसे पहले सेलेक्ट का समझते हैं। सेलेक्ट में क्या होता है, मैं सबसे पहले कीवर्ड लिखूंगा सेलेक्ट, फिर मेरे को कॉलम नेम सेलेक्ट करने किस किस कॉलम की वैल्यू मुझे चाहिए, मैं कॉमा लगा के मल्टीपल कॉलम भी पास कर सकता हूँ। फिर हम टाइप करेंगे किस फ्रॉम किस टेबल से मुझे डेटा चाहिए, और अगर अपनी कोई कंडीशन है कंडीशन पास करेंगे, और इसमें 2-3 क्लोज होते हैं, ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय। तो चलिए हम इसको देखते हैं। सिंटेक्स बहुत काम की चीज़ है, अगर आप ये वाला सिंटेक्स याद रख लेंगे तो आप कहीं भी यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम एसक्यूएल व्यू में जाते हैं। क्रिएट मैंने क्लिक किया, मैंने क्वेरी डिजाइन क्लिक किया, मैंने इसको क्लोज कर दिया, और यहाँ पे एसक्यूएल का ऑप्शन आ रहा है राइट में, देखिए नीचे सबसे एसक्यूएल व्यू, तो मैंने क्लिक कर दिया। अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी क्वेरी। तो मैंने वहां से सिंटेक्स मैंने पेस्ट कर लिया, पेस्ट नहीं भी करें तो भी चलेगा, हम अपना सिंटेक्स भी लिख सकते हैं। सेलेक्ट, मैंने कोई टेबल यहाँ से खोल लेता हूँ जिससे कि आसानी रहे मुझे रीड करना। राइट क्लिक करके आप डिजाइन व्यू में टेबल खोल सकते हैं, आप कॉलम नेम सामने आ जाएंगे तो आप आसानी से सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कीजिए। सेलेक्ट, पहला कॉलम मैंने चूज किया, कॉमा मैंने दूसरा कॉलम चूज किया, 2 कॉलम मुझे चाहिए। फ्रॉम, टेबल का नाम है मेरा प्रोडक्ट टेबल डिस्क्रिप्शन, मैंने यहाँ से F2 करके कॉपी कर लिया। तो अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, डिजाइन में जाकर के मैंने इसको रन किया, देखिए ये 2 फील्ड मेरे सेलेक्ट होकर के आ गए। अब अगर मैं इसमें फिल्टर लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, फिल्टर या वेयर कंडीशन बोल सकते हैं आप। मैंने कहा जहाँ मुझे एसकेयू में वो कैप आ रहा होगा मुझे वही डेटा चाहिए। डिजाइन भी खुल गया, मैंने लिखा है यहाँ पे वेयर, मैंने कॉलम का नाम दिया एसकेयू इक्वल टू, डबल कोट्स में मैं वैल्यू पास कर दूंगा वो कैप। तो मैंने रन किया, देखिए एक ही रो है इस टेबल में। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब मैं डेटा को देख लेता हूँ, मैं इसमें आईडी भी ले लेता हूँ क्योंकि मुझे आगे ग्रुपिंग और असेंडिंग डिसेंडिंग भी लगानी है। तो अब इसको एसक्यूएल व्यू में जाके आईडी भी मैंने ले लिया, तो मैंने कहा आईडी कोमा एसक्यू फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम मैंने ले लिया, ये देखिए दोस्तों। और अभी कंडीशन हमने दी थी तो डेटा ज़्यादा नहीं था, अभी हम इसी को रन करते हैं तो मेरे ये 3 कॉलम आ गए। अब मैं जाकर के एसक्यूएल पे वापस गया। अब जैसे वेयर कंडीशन आपको लगानी है लगा सकते हैं, बट इसमें मेरे को नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे देता हूँ। अभी देखिए मेरा डेटा किस तरीके से आ रहा है। अब मुझे ये एसक्यू के बेसिस पे इसको, ऑर्डर बाय क्या होता है, ऑर्डर बाय होता है मेरा असेंडिंग या डिसेंडिंग में शॉर्ट करने के लिए डेटा को। तो मैंने इसमें लिखा ऑर्डर बाय और मैंने दे दिया एसकेयू, मैंने यहाँ लिख दिया DESC। तो ये क्या करेगा दोस्तों, डिसेंडिंग में उसको शॉर्ट कर देगा। मैं रन करके देखता हूँ तो ये डिसेंडिंग में आ गया, WP पेनेंट पहले आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे ASC लिख दूंगा तो ये मेरा असेंडिंग में आ जाएगा। तो देखिए लोगो पहले आ गया, WO से पहले शुरू हो रहा था, WH से, और अब WO से आ गया। तो ये तो बात हो गई ऑर्डर बाय की। ग्रुप बाय की बारी कहाँ पर आती है दोस्तों, जब आप कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करना चाहते हैं इस पे, या जैसे कि आपको काउंट चाहिए या सम चाहिए। तो जैसे कि मुझे जानना है नेम का काउंट कितना है, मैंने लगा दिया काउंट ऑफ नेम, और उस केस पे मुझे ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने काउंट लगाया है नेम पे, तो मुझे ग्रुप बाय आईडी कोमा एसकेयू टाइप करना पड़ेगा, तब ये क्वेरी रन होगी। अब मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आईडी के बेसिस पे एसकेयू के बेसिस पे मेरे नेम कितने आए हैं। तो यहाँ पर आई थिंक सारा डेटा यूनिक है, तो कोई भी डुप्लीकेट नेम नहीं आया। तो ये होता है दोस्तों मेरा सेलेक्ट टेबल। सेलेक्ट क्वेरी कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, इसमें एक चीज और बता दूं मैं, जैसे हमने काउंट किया था काउंट ऑफ प्रोडक्ट टेबल, तो वहाँ पे EXPR ऐसे लिखा हुआ आ गया था। तो यहाँ हम एज करके
AAS करके और उसका नाम भी दे देते हैं। हम यहाँ पे लिखने देते हैं टोटल अंडरस्कोर नेम। तो एस करके हम उसको नया नाम भी पास कर सकते हैं। ये देखिए टोटल अंडरस्कोर नेम के नाम से ये आ गया है। अब दोस्तों बात करते हैं मेरी सेकंड क्वेरी की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेरी है मेरी डिलीट क्वेरी। इसमें और काफी कुछ है दोस्तों, आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेरी पे चलता हूँ, डिलीट क्वेरी पे। तो मैं जैसे कि मेरा डेटा है इंटरवल फॉर, इसी टेबल में से देख लेते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा 50 से नीचे के जो रिकॉर्ड्स हैं वो डिलीट हो जाए इस टेबल में से। तो ये मैं कैसे करूँगा दोस्तों, मैंने कहा डिलीट, लिखा डिलीट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम मैंने अभी कॉपी किया था दे दिया। वेयर कंडीशन मैंने डाली, वेयर आईडी लेस देन और इक्वल टू 50। अगर मैं इसको रन करूंगा तो 50 से आईडी जहां मेरी लेस देन 50 होगी तो ये 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड मेरे डिलीट हो जाएंगे। मैं इसको भी रन करता हूँ, ये 5 रिकॉर्ड ही डिलीट करने के लिए। इस तरीके से आप सिंपल वे में क्वेरी लिख सकते हैं। जस्ट आपको सिंटेक्स याद करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे वेयर कंडीशन नहीं लगाते हैं तो ये पूरा डेटा डिलीट कर देगा। इस तरीके से आप कंडीशन के बेसिस पे भी आप मल्टीपल कंडीशन भी दे सकते हैं। वेयर आईडी लेस देन 250 एंड मेरा SKU जो है, SKU मेरा होना चाहिए WOO-OD। अगर मैं ये पास करता हूँ तो देखते हैं एक रो को डिलीट करने के लिए बोलेगा। इस तरीके से आप मल्टीपल कंडीशन पास कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मेरा अपडेट क्वेरी। तो दोस्तों अपडेट क्वेरी होता है, अपडेट क्वेरी के केस में आपको मतलब आप कोई टेबल है, लाइक मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया है इसका सिंटेक्स। तो जैसे कि मेरा ये डेज वाला टेबल है, इसमें मैं 7 की जगह पे 8 अपडेट करना चाहता हूँ। तो इसको लिखने का तरीका ये, अपडेट टेबल, मैं टेबल का नाम दूंगा डेज, सेट कॉलम नेम, मेरा कॉलम नेम का नाम क्या है, डे, कॉलम नेम है डे इक्वल टू 8। मैंने कहा डे में 8 कर दो, जहां पे मेरा डे इक्वल टू 7 होगा। अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये एक रो को अपडेट कर देगा, बट मैं अपडेट नहीं करना चाहता हूँ, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप इसमें वेयर कंडीशन नहीं देंगे तो ये सारी जितना भी डेटा है यहाँ मेरा डे के अंदर 1 की जगह पर 1 या 2 या 3 जो भी है, हर जगह पे ये अपडेट कर देगा डे। देखिए अबाउट टू अपडेट 7 रोज। अगर मैं यस कर दूंगा तो 7 के 7 रिकॉर्ड हो जाएंगे। आपको एक करके दिखा देता हूँ, डे इक्वल टू 7। तो देखिए इसमें मेरा यहाँ 7 है और 7 को मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा डिजाइन, मैंने कहा यस। यस करने के बाद देखेंगे तो अब इसमें 7 है ही नहीं, सीधा 8 हो गया। और हम अगर दोबारा करना चाहें, सेट डे 7 कर दो, जहाँ पे अभी हमारा डे 8 है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो इस तरीके से आप मल्टीपल इसमें भी कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा अपडेट डे, सेट डे इक्वल टू 7 वेयर डे ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 5। तो ग्रेटर देन 3, 4 और लेस देन 5, तो ये मेरा सिर्फ 4 को अपडेट करेगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल क्राइटेरिया भी लगा। तो जैसे कि मैं इसी को रन करूं, 4 रो मेरी अपडेट हो जाएंगी, इसमें सब जगह 10 आ जाएगा। इस तरीके से अपडेट क्वेरी यूज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपेंड क्वेरी की। अपेंड क्वेरी में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मेरी ये वाली टेबल है, इसके मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ स्ट्रक्चर के डेटा की। सिर्फ स्ट्रक्चर मैंने लिया है और मैंने इसका नाम रख दिया थोड़ा डिस्क्रिप्शन 1। अब देखिए इसमें कुछ भी डेटा नहीं है। मैं चाहता हूँ जो मेरा 70 से ऊपर के रिकॉर्ड्स हैं, 70 से ऊपर के रिकॉर्ड्स वो इस वाली टेबल में आ जाए। तो देखिए सिंटेक्स क्या है इसका, इसको बोलते हैं अपेंड क्वेरी। तो मैंने कहा इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट टेबल डिस्क्रिप्शन 1। मैंने यहाँ से कॉपी किया नेम, मैं इसमें डालना चाहता हूँ रिकॉर्ड। फिर मैंने कहा सेलेक्ट कॉलम नेम्स। दोस्तों जब एक कॉलम 2 कॉलम आप सेलेक्ट करते हो तो आप कॉलम नेम कोमा कोमा करके देते हो, लेकिन इस टाइम पे हमें सारे कॉलम चाहिए तो हम यहाँ पे स्टार पास कर देंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल डिस्क्रिप्शन, वेयर कंडीशन में डालूंगा यहाँ पे वेयर आईडी ग्रेटर देन 70। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, ये 13 रिकॉर्ड मेरे इस वाले टेबल में आ जाएंगे। इस वाले टेबल में कोई डेटा नहीं था, इसका एक सबसेट इस टेबल में मेरा आ गया है। इसको बोलते हैं अपेंड क्वेरी। दोस्तों ये था एसक्यूएल व्यू में क्वेरीज बनाने का सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका।
इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आप इस पे प्रैक्टिस करिए, आपको धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आएँगी, आप सारी चीज़ सीख सकते हैं। तो डेटा को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं? हमने इंपोर्ट सीख लिया था, आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट की। तो दोस्तों इस वीडियो में एक्सपोर्ट सीखेंगे और एक्सपोर्ट में भी 2 तरीके से एक्सपोर्ट होता है डेटा CSV में और एक्सेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है मेरा लास्ट वाला ही डेटाबेस जो हमने बनाया था और एक्सपोर्ट करने के लिए आप कोई भी टेबल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई टेबल बनाई है, मान लिया लास्ट टाइम हमने टेबल बनाई थी, इसमें कुछ रिकॉर्ड्स लाए थे। तो आप इस पर राइट क्लिक करें, एक्सपोर्ट पे जाएं और एक्सेल पे आप जब क्लिक कर देंगे तो ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट के लिए आपसे पूछेगा। आप ब्राउज करके जा सकते हैं, अपना सेलेक्ट कर सकते हैं पाथ कहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना है। जैसे कि मैं डॉक्यूमेंट्स में कर लेता हूँ, मैं इसको डाल देता हूँ सबसेट। और एक्सपोर्ट डेटा विद फॉर्मेटिंग एंड लेआउट, अगर आप कोई अपना फॉर्मेट बनाते हैं या कोई अपना लेआउट तैयार करते हैं तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डेटा हमेशा उसमें आएगा, बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली ही डेटा एज इट इज़ एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम इसको देख लेते हैं, ये हमारा एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट होने के बाद हम डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं और ये मेरा डेटा एक्सपोर्ट होकर के आ गया। देखिए एज इट इज डेटा आ गया जैसे था। दोस्तों बात करते हैं CSV में कैसे एक्सपोर्ट। आप यहाँ पे जाएंगे, एक्सपोर्ट, देन टेक्स्ट फाइल आप सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट फाइल में आप CSV टाइप कर देंगे, क्योंकि मेरी जो फाइल है वो CSV टाइप की होनी चाहिए। और मैंने इसको नाम दे दिया सबसेट, पाथ मेरा वही रहेगा। मैंने कहा ओके, पहले से फाइल पड़ी है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मैंने कहा इंक्लूड फर्स्ट रो, मैंने कहा टेक्स्ट क्वालिफायर मुझे चाहिए। टेक्स्ट क्वालिफायर की जरूरत इसलिए पड़ती है दोस्तों, ये हमेशा आपका रहना चाहिए डेटा में जब भी आप CSV फाइल बना रहे हैं, क्योंकि ये जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ, अगर इसके अंदर जैसे हाइफन है, हाइफन की जगह पे अगर कोमा आ गया, इस डेटा में हाइफन की जगह पे अगर कोमा आता है, तो अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट क्वालिफायर नन कर देंगे तो उस केस में आपका डेटा गलत हो जाएगा जब आप इसको कहीं एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे या फिर कहीं यूज करना चाहेंगे। उस केस में आपको टेक्स्ट क्वालिफायर हमेशा लेना चाहिए। आप कोई भी ले सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगा डबल कोट्स ही लें, क्योंकि ज़्यादातर डबल कोट्स ही सपोर्ट होता है। नन कर देंगे तो आप ये हट जाएगा, थोड़ा फाइल साइज भी कम हो जाएगा, बट आप इसको लेके ही चलें। नेक्स्ट मैंने एडवांस पे गया, मैं इसको स्पेसिफिकेशन को सेव भी कर सकता हूँ। मैंने सेव एज किया, ये हमें काम आएगा दोस्तों। यहाँ से हम सेव कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन। जब हम डेटा में इसमें मैक्रो सीखेंगे, मैक्रो में ये हमें बहुत काम आता है। तो मैंने इसको सेव कर दिया, ओके कर दिया और मैंने फिनिश कर दिया। ये डेटा हमारा एक्सपोर्ट हो गया। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे डेटा एक्सपोर्ट हो गया, सबसेट बन के आ गया और इसमें हेडर्स भी होने चाहिए, इस तरह से हमने सेलेक्ट किया था। जैसे ये वाला डेटा है दोस्तों, अगर हमारा टेक्स्ट क्वालिफायर नहीं सिलेक्ट करते डबल कोट, तो ये वाला जो कोमा वाला डेटा है, इसमें अंदर कोमा आ रहे हैं, तो ये डेटा मेरा आगे कई रो तक चला जाता तो डेटा गलत हो जाता। जैसे कि यहाँ कोमा आ रहा है और CSV फाइल है अपनी, तो डेटा गलत है, इसलिए टेक्स्ट क्वालिफायर लेना जरूरी है। दोस्तों इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, ये तो हमने टेबल एक्सपोर्ट किया है, लेकिन आप क्वेरी को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई क्वेरी बनाई, मान लीजिए मेरा IDs का कुछ डेटा है और मुझे प्रोडक्ट टेबल जो है उसमें से इन्हीं IDs का डेटा चाहिए। एक्चुअल में ये डे नहीं है, ये ID है। तो अगर मैं इसके रन करके देखूं तो इसमें ID मैच नहीं कर रही है, 44 से ID है, कोई बात नहीं, बिजनेस वाला डेटा लेते हैं। बिजनेस का डेटा मैंने सेलेक्ट कर दिया, ID से ID मैंने ज्वाइन कर दिया और अब मैं इसको रन करके देखूं तो मेरे जो सारे फील्ड मैंने सेलेक्ट कर लिए, स्टार सेलेक्ट कर लिया, मेरे सिर्फ उतना ही डेटा दिया उसने जितना डेटा मैच करना है। तो ये मेरा इनर ज्वाइन मैंने लगाया है। IDs में देख लेते हैं, 10 ही हैं, हो सकता है मेरा यहाँ 15 होता, 17 होता, 19 होता, तो टोटल मेरे रिकॉर्ड 14 हो गए। और अगर मैं इसको दोबारा रन करूंगा, ये देखिए 10, 15, 17, 19। अब आप इस क्वेरी को सेव करिए, बिजनेस
डेटा के नाम से, और आप इसको यहाँ से, ये क्वेरी मैंने सेव किया है, आप इस क्वेरी को भी डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेल में भी कर सकते हैं, और आप इसको CSV में भी कर सकते हैं। मैं दोनों कर देता हूँ, फिर फाइल हम खोल कर देखेंगे। एक्सपोर्ट टेक्स्ट फाइल, मैंने नाम दिया CSV, और बिजनेस डेटा के नाम से ये मेरा डेलिमिटेड रहेगा डेटा, फर्स्ट रो में नए हेडर्स आने चाहिए, टेक्स्ट क्वालिफायर यही रहेगा, नेक्स्ट, और मैंने फिनिश कर दिया। तो ये डेटा दोस्तों क्वेरी एक्सपोर्ट हो रही है मेरी, ना कि मेरा डेटा। तो ऐसे आप थोड़ा टाइम बचा सकते हैं, आप अपनी क्वेरी बनाइए, डायरेक्ट क्वेरी को एक्सपोर्ट कर दीजिए। अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सेल वाला डेटा देखते हैं। तो देखिए ये मेरा एक्सेल का डेटा है, बिल्कुल बढ़िया सही ढंग से डेटा आ गया। CSV का चेक करते हैं, CSV में डेटा किस तरीके से आया। ये मेरा CSV में डेटा भी ठीक से आ गया। इस तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं डेटा को। अपनी क्वेरी एक्सपोर्ट करना चाहें क्वेरी कर सकते हैं, डेटा करना चाहें डेटा कर सकते हैं, टेबल कुछ भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। एक्सपोर्ट के और भी कई तरीके हैं, पर ज़्यादातर यही यूज होते हैं। आप XML में भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्सपोर्ट शेयर पॉइंट लिस्ट, वर्ड RTF फाइल, PDF, एक्सेस में भी कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल, XML, ODBC डेटाबेस, HTML डॉक्यूमेंट, DBase फाइल और वर्ड मर्ज। ज़्यादातर हम एक्सेल और टेक्स्ट फाइल ही यूज़ कर सकते हैं। आप ये सब भी कर सकते हैं, जैसे कि आप DBase फाइल आप बना लीजिए। आपको ये जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसको आपको कहीं और एज ए डेटाबेस यूज़ करना है, तो वो सब बना सकते हैं आप। उसमें मैच्ड और अनमैच्ड रिकॉर्ड को किस तरीके से फाइंड आउट करें, किस तरीके से निकालें। तो दोस्तों आपका स्वागत है आप ही के YouTube चैनल DIY टेक पे। तो दोस्तों मैच्ड और अनमैच्ड रिकॉर्ड फाइंड आउट करने के लिए आपको जो हमारी जॉइन वाली क्वेरी हमने सिखाई थी वो आपको आनी चाहिए। अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं, और जब वो आप सीख लेंगे तो आप ये वाला डेटा आसानी से निकाल पाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या स्टेप्स हैं, किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो इसमें हम दो टेबल्स का यूज़ करने वाले हैं। एक तो मेरा ID टेबल है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें डेट लगा हुआ है, इसको मैं ID कर देता हूँ, और ये मेरा बिजनेस डेटा है। तो हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि मेरे जो ID वाली टेबल है उसके अंदर जो ID पड़ी हुई है वो IDs में कितनों में मैच करती है, और हम वो डेटा भी निकालेंगे जिसमें ये मैच नहीं करती है। तो एक तरीके से हम इस वाले डेटा का सबसेट बनाने वाले हैं, और मतलब दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, एक मैच्ड और एक अनमैच्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जाऊँगा क्रिएट, क्वेरी डिज़ाइन, ID मैंने ले लिया और मैंने टेबल ले लिया। ये खुद से ज्वाइन कर दिया क्योंकि मेरे नेम फील्ड के नेम सेम है। तो उसमें हमने आपको बताया था कि आप राइट क्लिक करके आप ज्वाइन प्रॉपर्टीज़ पे जा करके देख सकते हैं किस तरीके का ज्वाइन लगा हुआ है। तो अभी मेरा इनर ज्वाइन लगा है, तो मेरा काम अभी इनर ज्वाइन से हो जाएगा। तो मैंने कहा जहाँ पे मेरे जो रिकॉर्ड्स मैच करते हैं तो वो डेटा आ जाए। तो इसमें से मैं लूँगा स्टार, इस वाली टेबल से मेरे को सारा डेटा चाहिए, और इसमें से वही चाहिए जो मैच कर, मतलब जिस बेसिस पे ज्वाइन लगा है जो मैच करता है रिकॉर्ड, वो सारे रिकॉर्ड आ जाने चाहिए। तो मैं क्वेरी रन कर देता हूँ। रन करने के बाद देखते हैं। तो ये सिर्फ मेरे ये सिर्फ 13 रिकॉर्ड आ रहे हैं जो कि मैच करते हैं। तो दोस्तों इसकी मैं एक टेबल बना लूँगा। मैंने जिसका नाम दिया मेक टेबल, तो मैंने कहा बिजनेस मैच्ड रिकॉर्ड्स, मैंने ओके किया। मैं रन कर दूंगा तो ये टेबल बन के तैयार हो जाएगा। फिर दोस्तों दूसरा है अनमैच्ड रिकॉर्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। अनमैच्ड रिकॉर्ड निकालने के लिए इस पर राइट क्लिक करना है, ज्वाइन प्रॉपर्टीज पे जाना है, और इसमें आपको सेकंड वाला ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। हाँ, तो थर्ड वाला ऑप्शन आपको यानी राइट ज्वाइन आपको लगाना है। तो मैंने ओके कर दिया। थर्ड वाले ऑप्शन में क्या है, इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम बिजनेस फाइनेंशियल डेटा दिसंबर 2020 क्वार्टर एंड ओनली दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम IT वेयर द जॉइंट फील्ड आर रिकॉर्ड। तो ये हो गया मेरा राइट ज्वाइन। तो अब मैं इसमें से फील्ड लेने वाला हूँ। मैं इसमें से तो मेरे सारे फील्ड आए, और इसमें से मेरा वही फील्ड आए जहाँ पर ID मेरा इज नल हो। अब क्राइटेरिया में अगर इज नल पास करेंगे तो ये आपके सिर्फ वो रिकॉर्ड आएंगे जो मैच नहीं करते। तो आप देख सकते हैं इस वाली टेबल में, ID वाली टेबल में
ये वाले नंबर इस डेटा में नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आप मैच्ड और अनमैच्ड डेटा फाइंड कर। मैं इसकी भी एक मेक टेबल बना लेता हूँ और इसका मैं नाम दूंगा अनमैच्ड। तो 1923 रोज इस वाली टेबल में आ गई जो कि है मेरी अनमैच्ड। और 13 रोज मेरी इस वाले डेटा में आ गई। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या टोटल रोज आ गई है। मेरी 1936 रोज हैं, 13 एक में आ गई हैं और 1923 दूसरे में आएगी। दोस्तों अगर आपको टोटल रिकॉर्ड देखने हैं तो यहाँ नीचे लिखा हुआ आता है, ये जो रिकॉर्ड करके जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आता है। कई बार आपको ये ना दिखाई दे, लोड होने में टाइम लगता है, तो आप इस पे लास्ट रिकॉर्ड पे एंटर कर सकते हैं, तो थोड़ी देर बाद ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो दिखाई दे। और आज हम सीखने वाले हैं एक्सेस में मैक्रो कैसे यूज करते हैं। तो पहले जान लेते हैं मैक्रो कहाँ पे यूज करते हैं। दोस्तों क्या होता है, जब आपका एक्सेस का डेटाबेस बहुत बड़ा है और आपको डेली बेसिस पे बहुत सारी क्वेरी रन करनी पड़ती है और वन बाय वन आप क्वेरी रन करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो उस केस में आपको टाइम बहुत लगता है। तो इस टाइम को बचाने के लिए हम मैक्रो का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम एक ही मैक्रो में सारी क्वेरीज को सेट कर देंगे और वो ऑटोमेटिकली वन बाय वन क्वेरी को एग्जीक्यूट करता जाएगा। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैं सबसे पहले अपना एक्सेस का डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसमें मैंने 4 क्वेरी बनाई हुई हैं, आप अपने हिसाब से जितनी चाहे क्वेरी बना सकते हैं। और इसमें कितनी तरह की क्वेरी हैं, जैसे कि मैंने ये 2 क्वेरी बनाई हुई हैं, ये 2 मेक टेबल क्वेरी हैं, मतलब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होंगी और इसमें कुछ डेटा आएगा जो कि एक नई टेबल बना देगा। मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। ये दोनों मेरी मेक टेबल क्वेरी हैं। एक इसमें समरी की क्वेरी है, जैसे कि आप समरी बनाते हैं किसी भी तरह से डेटा फैच करने के लिए एक्सेस में एक पर्टिकुलर वे में आपको समरी बनानी है, लाइक डे लेवल पे बनानी है या एक प्रोडक्ट लेवल पे बनानी है, जिस भी लेवल पे आप बनाते हैं तो आप कितनी भी क्वेरी इसमें डाल सकते हैं। और एक मैंने डिलीट क्वेरी बनाई है, तो ये क्या कर रही है, ये 90 नंबर के रिकॉर्ड को डिलीट करेगी इसमें। तो जस्ट आपको ये समझाने के लिए मैंने बनाई हुई है, आप कितनी भी क्वेरी डाल सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस किस तरीके से कौन सी क्वेरी रन करनी है। ऐसा भी हो सकता है जैसे कि ये मेरी मेक टेबल क्वेरी है और इसमें से जो डेटा एग्जीक्यूट होकर के आएगा उस बेसिस पे आपने आगे कोई क्वेरी यूज कर रखी हो या उस टेबल को कहीं यूज किया हुआ होगा जो आने वाली फ्यूचर की टेबल है जो बनेगी अभी इसमें। तो वो जब ये वाली क्वेरी एक दोनों एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद ही आप वो नेक्स्ट क्वेरी को डालिए। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो हम बना लेते हैं, क्रिएट में गए, हमने चूज किया मैक्रो। मैक्रो में हम शो ऑल एक्शन करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें सारे एक्शन जो नॉर्मल मैक्रो खुलता है उसमें सारे एक्शंस नहीं होते। और एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, सबसे पहला एक्शन ही है मुझे सेट करना है वार्निंग्स, और मुझे कोई वार्निंग नहीं चाहिए। जैसे कि आप जब रिकॉर्ड डिलीट कराते हैं या अपडेट कराते हैं तो आपको पहले वार्निंग आती है, तब रिकॉर्ड अपडेट होता है, आपको यस या नो करना पड़ता है। अगर वार्निंग आती रहेगी तो फिर मैक्रो को कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि आपको मैनुअली इसमें यस या नो करना पड़ेगा। तो इसलिए हम सेट वार्निंग्स को नो कर देते हैं। फिर हम नए एक्शन पे गए, हमने सबसे पहली क्वेरी अपनी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी, देन दूसरी क्वेरी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी, देन तीसरी है मेरी समरी बना के देगी और चौथी है मेरी रीड क्वेरी। उसके बाद आप इसमें मैसेज बॉक्स भी बना सकते हैं कि जैसे कि आप कोई मैसेज देना चाहते हैं कि काम जो है आपका वो कंप्लीट हो गया है। तो मैंने सेलेक्ट किया मैसेज बॉक्स, मैंने मैसेज डाला टास्क कंप्लीटेड। बीप चाहिए तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। टाइप मतलब किस टाइप का चाहिए, मुझे इंफॉर्मेशन दे उस टाइप का चाहिए। आप वार्निंग वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो टाइटल में मैं डालूंगा और उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। मैंने सेव किया डेली क्वेरी के नाम से। अब दोस्तों 4 क्वेरी हैं इसके अंदर, और मैं इस पर देखिए क्लिक करता हूँ तो इसको सेकेंड्स लगी हैं कुछ और इसने एग्जीक्यूट करके डेटा दे भी दिया। आपका डेटा बड़ा हो सकता है, थोड़ा टाइम ले सकता है, बट ये चलेगा जरूर। तो एक मेरी इसने ये टेबल बनाई है, एक ये टेबल बनाई है, उसके बाद इसने ये समरी बनाई है जो आप दिख रही है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और इसने एक रिकॉर्ड डिलीट किया। तो इस तरीके से आप मैक्रो बना करके क्वेरी रन कर सकते हैं। आप तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है दोस्तों टाइम सेविंग के लिए। डेली बेसिस पे आप कोई डे बाय डे टास्क करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम एस एक्सेस में कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में। तो दोस्तों शॉर्टकट कीज़ आपकी लाइफ को इतना ईजी कर देती हैं काम के मामले में, बहुत ज़्यादा।
जब आप शॉर्टकट कीज सीख जाते हैं तो आप काम इस तरीके से करते हैं, बहुत ही स्पीड के साथ। तो जो काम आप पहले 2 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट में कर पाते थे, उसको अब आप और भी जल्दी कर पाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं, किस तरीके से आप शॉर्टकट कीज, क्या क्या शॉर्टकट कीज होती हैं, किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों कंट्रोल एस सबसे पहली शॉर्टकट की है, इसके बारे में आप जानते ही हैं। कोई भी ओपन ऑब्जेक्ट है उसको सेव करने के लिए कंट्रोल एस का यूज किया जाता है। जैसे कि ये ओपन ऑब्जेक्ट है, कुछ आपने चेंजेस किए हैं यहाँ पे, ABCD जो भी है, चेंजेस करने के बाद इसको कंट्रोल एस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद आप इसको क्लोज कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों F11। आप कोई क्वेरी बनाने जा रहे हैं, क्वेरी में आपका डेटा जो है काफी ज्यादा है, काफी सारी टेबल्स वगैरह हैं और आपकी यहाँ पे फिट नहीं हो रही है आपकी स्क्रीन पे, तो आप इसको F11 प्रेस करके इसको बंद कर सकते हैं और इसको फिर ओपन कर सकते हैं। F11 से ही ओपन होगा, F11 से ही ये बंद हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है सेव एस। जैसे कि आपने कोई क्वेरी बनाई है, ये क्वेरी पहले से बनी हुई है और सेव्ड है, और इसी की आप एक कॉपी बनाना चाहते हैं, तो यहीं पर आप F11 F12 प्रेस कर सकते हैं। F12 प्रेस करने से ये इसकी एक कॉपी बनाने के लिए आपसे पूछेगा, उसको सेव एज कर देगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, आपने कोई चीज ओपन तो कर ली, अब इसको सेव क्लोज करने के लिए बार बार आपको राइट क्लिक करके यहाँ क्लोज करना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए आप कंट्रोल W यूज कर सकते हैं। कोई भी ओपन आइटम है, कंट्रोल W प्रेस करिए, वो बंद हो जाएगा। कंट्रोल W, ओपन आइटम कंट्रोल W। उसके बाद दोस्तों कोई भी टेबल है, आपको सिर्फ एक कॉलम सेलेक्ट करना है। ऐसे आप करते हैं सेलेक्ट कॉलम, या रो सेलेक्ट करनी है तो ऐसे करते हैं। इसके लिए शॉर्टकट होता है, जैसे कि आप किसी भी रो पे हैं, कंट्रोल के साथ स्पेस बार में प्रेस करूंगा तो मेरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, और वही शिफ्ट के साथ में स्पेस बार सेलेक्ट करूंगा तो मेरे रो सेलेक्ट हो जाएगी। आप इस डेटा को कॉपी करके कहीं पेस्ट करना चाहते हैं, आसानी से कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल स्पेस दबाया, कॉलम सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल C करूंगा और जहां पे मन करे वहां पे आप मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। दोस्तों आपने ये सब चीजें कर ली। नेक्स्ट है मेरा, सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है आपको यहाँ पर राइट क्लिक करने की। मान लिया आप कोई टेबल है ओपन करना चाहते हैं, आपने एंटर कर दिया, ओपन हो गया, ठीक है, लेकिन आपको इस पे किसी और कोई और ऑप्शन है, शिफ्ट के साथ F10 दबाएंगे तो माउस का राइट क्लिक क्लिक हो जाएगा। आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, डिजाइन व्यू में ओपन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, टेबल प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करेंगे तो माउस का राइट क्लिक परफॉर्म हो जाता है, राइट क्लिक एक्शन परफॉर्म हो जाता है। दूसरा इसी में एक चीज और है, जैसे ही आप शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करेंगे तो कुछ मेरी जो एक्शंस हैं उस पे अंडरलाइन में कैरेक्टर बना हुआ है, तो जब भी आप ये चीज प्रेस करें उसके साथ में ये वाला कैरेक्टर प्रेस कर देंगे जो भी अंडरलाइन है, तो देन वो आप वो वाला एक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे कि एक्सपोर्ट मुझे करना है और मैंने, फिर से करते हैं, एक्सपोर्ट मुझे करना है, शिफ्ट F10 और मैंने E दबाया तो ये एक्सपोर्ट के लिए पूछ रहा है। अब मुझे टेक्स्ट फाइल में करना है, देन मैं फिर से T दबा दूंगा, ये विजार्ड मेरा ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, फिर आपकी उंगलियों पे सेट हो जाएंगी, उंगली अपने आप ही काम करने लगेगी। फिर है दोस्तों, जैसे कि कोई क्वेरी है, आपने कोई क्वेरी ये रन कर दी, ये रन हो गई, तो आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप राइट क्लिक करके इसको डिजाइन मोड में खोलेंगे? नहीं, आप यहाँ से कंट्रोल के साथ कॉमा प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल कॉमा से इसका डिजाइन मोड ओपन हो जाएगा। तो साथ ही साथ आपको इसको फिर से रन करना है, तो रन करने के लिए आप फिर इस पे यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे Alt+R प्रेस करिए, रन हो गया, तो कंट्रोल कॉमा प्रेस करिए, डिजाइन मोड में आ जाएगा। इसी तरीके दोस्तों हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है क्वेरी बनाने के लिए। तो क्वेरी बनाने के लिए मेरा शॉर्टकट है Alt+C+D। तो ये मेरा शो टेबल वाला बॉक्स ओपन होकर आ जाता है, इसके अंदर आप टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं, देन आप क्वेरी बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने Alt+C+D दबाया, मैंने टेबल सेलेक्ट की और मैंने क्वेरी बनाई और ग्रुपिंग वगैरह जो भी करनी है कर ली मैंने, और Alt+R से मैंने रन कर दिया। रन करने के बाद मैंने देख लिया क्या सैंपल आ रहा है, फिर मैंने कंट्रोल कॉमा डिजाइन, जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं, देन कंट्रोल S से सेव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, सारी चीजें इसी तरीके से। तो आज हम सीखने वाले हैं MS एक्सेस में पैरामीटर क्वेरी, अल्टरनेट क्राइटेरिया क्वेरी और वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कैसे यूज करते हैं क्वेरी में, और कैलकुलेटेड एक्सप्रेशन क्या होता है। दोस्तों ये एक्सेस में हमारा लास्ट वीडियो है, इसके बाद एक्सेस पे वीडियो नहीं बनाएंगे, हम पाइथन में शुरू करने वाले हैं। और अगर आपको एक्सेस में और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बना देंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मैं एक्सेस ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं पैरामीटर क्वेरी क्या होता है। दोस्तों क्या होता है, जब आप क्वेरी बनाते हैं, क्वेरी में आप जब क्राइटेरिया पास करते हैं तो क्राइटेरिया आपका फिक्स हो जाता है कि आपने कोई क्वेरी बनाई, उस क्वेरी को सेव कर लिया और उसमें कोई क्राइटेरिया डाला है तो वो फिक्स रहेगा। अगर आप चाहते हैं जैसे आप क्वेरी रन करें आप क्राइटेरिया अकॉर्डिंगली डायनामिक क्राइटेरिया डाल पाएं,
तो उसको हम पैरामीटर क्वेरी कहते हैं। उसको हम पैरामीटर फॉर्म में एक वेरिएबल पास कर देते हैं। जैसे आप क्वेरी रन करेंगे उसमें वो आपसे पूछ लेगा रन टाइम पे। और पैरामीटर पास करने के लिए हमें ब्रैकेट की जरूरत पड़ती है। तो चलिए देख लेते हैं, इस टेबल को लेते हैं। तो हम गए क्रिएट क्वेरी डिजाइन और हमने अनमैच डेटा सेलेक्ट कर लिया और हम करें हमें सारा डेटा चाहिए और हम यहाँ पे क्राइटेरिया पास करेंगे। जब भी हम ये ब्रैकेट पास करते हैं तो इसका मतलब होता है पैरामीटर हम पास कर रहे हैं। इसमें डाल देंगे एंटर ए आईडी और हम इसको सेव कर लेंगे। तो देखिए हम इस क्वेरी को जब भी रन करेंगे तो ये हमसे पैरामीटर पूछेगा, एंटर ए आईडी, मैंने कहा 60। तो इसमें 60 जो आईडी है मेरी उसका रिकॉर्ड पास कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब हम इसको रन करेंगे फिर से हम डाल सकते हैं, लाइक 80 हमने डाला तो इसने 80 का रिकॉर्ड पास कर दिया। हम इसमें ग्रेटर देन का साइन भी लगा सकते हैं, ग्रेटर देन। और अब अगर हम इसमें रन करें, हम कहें 100, 100 और 100 से ऊपर के रिकॉर्ड मेरे आ जाएंगे। इसी तरीके से मैं बोलूँ 50 से ऊपर के रिकॉर्ड चाहिए तो वो भी आ जाएंगे। दोस्तों ये होता है मेरा पैरामीटर क्वेरी। पैरामीटर आप किसी भी क्राइटेरिया पे पास कर सकते हैं, किसी भी कॉलम के क्राइटेरिया पे। दूसरा होता है अल्टरनेट क्राइटेरिया। तो जहाँ जिस भी डेटा में हम दो क्राइटेरिया पास करते हैं उसको हम अल्टरनेट क्राइटेरिया क्वेरी बोलते हैं। जैसे कि मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे आईडी मेरी ग्रेटर देन 100 हो और लेस देन 200। तो इसमें देखिए दो क्राइटेरिया पास हुए हैं, जहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो रही है वो ये रिकॉर्ड पास करके दे रहा है, रिटर्न करके दे रहा है। अब जैसे कि इस डेटा को हम दूसरे उस पर लगाते हैं। अब जैसे कि हम इसमें बात करें, हमारा जो क्राइटेरिया है वो हम मल्टीपल क्राइटेरिया पास करने वाले हैं कि या तो ये हो या फिर ये हो। इस तरीके से हम करें क्राइटेरिया कंस्ट्रक्शन चाहिए और उसके साथ ही साथ हमने पास किया माइनिंग। तो या तो कंस्ट्रक्शन हो वो आ जाए या फिर माइनिंग आ जाए। तो अगर हम देखें इसमें जा करके डेटा में तो हमारी सिर्फ दो ही तरीके का डेटा आ रहा है, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन। इस तरीके से हम मल्टीपल यहाँ पर और भी डाल सकते हैं क्राइटेरिया, वो भी रन करेगा। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट क्राइटेरिया, यानी और क्राइटेरिया के बेसिस पे क्वेरी। फिर दोस्तों हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी जैसे डेटा है आपको नहीं पता है, आपको कुछ कुछ याद है कि लाइक इस तरीके से हो सकता है, तो उस टाइप का डेटा ही हमें रिटर्न करके देती है। अब जैसे कि हम बात करें इसमें, मान लीजिए आपको पूरा डेटा नहीं पता है लेकिन आपको पता है, मैं जैसे कि इसमें ही क्राइटेरिया देता हूँ, मुझे एंड क्राइटेरिया जहाँ पर भी एंड आ रहा हो वो रिटर्न कराना है। तो आप इसको इस तरीके से पास करते हैं, लाइक डबल कोट्स और दोनों के अंदर आप स्टार पास कर दीजिए और मैंने कहा एंड। तो जहाँ पर भी मेरा इस वाले क्राइटेरिया में जो मेरा सीरीज 2 है, सीरीज टाइटल 2, उसके अंदर जितने में भी एंड आ रहा होगा वो आपको ये रिटर्न करके देगा। देखिए जितने भी रिकॉर्ड आ रहे हैं सब में एंड आ रहा है यहाँ पे। अब आप एंड की जगह अगर आप चाहें सर्विसेज लेना तो वो भी आप पास कर सकते हैं। तो देखिए इसमें सर्विसेज आ रहा होगा लास्ट में, मतलब कहीं पे भी आ सकता है, सर्विसेज आ रहा होगा तो उसने डेटा हमें दे दिया है। और हमें ये देखना है कि शुरू में कुछ भी हो, लास्ट में सर्विसेज होना चाहिए। तो हम स्टार्टिंग में स्टार लगा देंगे, लास्ट में हम ब्लैंक छोड़ देंगे। तो अब वही डेटा आएगा जिनके लास्ट में सर्विसेज होगा। अकोमोडेशन एंड फूड सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट सर्विसेज, आर्ट्स एंड रिक्रिएशन सर्विसेज, अदर सर्विसेज, इस तरीके से। तो ये दोस्तों होता है मेरा वाइल्ड कार्ड, जो कि हम लाइक के साथ यूज। अब जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर कुछ और होते हैं। अब कह रहे हैं कि मेरे को 2018 वाले सारे रिकॉर्ड चाहिए, उसके बाद में मेरे को नहीं पता क्या हो। मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इस बार क्राइटेरिया पीरियड पे लगा रहा हूँ। तो यहाँ मैंने कहा 2018 और यहाँ पे मैंने दे दिया क्वेश्चन मार्क। तो जहाँ पे भी मेरा 2018 होगा उसके बाद में 3 कैरेक्टर मुझे नहीं पता क्या है, 3 कैरेक्टर जो भी होंगे वो अपने आप क्वेश्चन मार्क हम दे दिए तो आ जाएंगे। तो ये स्टार और जो क्वेश्चन मार्क होता है वो दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर की तरह से काम करता है। या यहाँ का भी मुझे पता है डॉट है और यहाँ पे जैसे कि मैं मान लूँ यहाँ पे 0 ही, तो लास्ट वाला कैरेक्टर मुझे नहीं पता क्या है, उसका ये रिकॉर्ड दे दे, तो उसने दे दिया सर। अब उसी तरीके से मैं कहूँ यहाँ पे 03 का रिकॉर्ड दे, बट यहाँ ईयर का मुझे नहीं पता, तो यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क देके इसको रन कर सकता हूँ। देखिए 19 भी आ गया, 17 भी। ये होता है मेरा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस तरीके से काम करता है। फिर तीसरी चीज है दोस्तों कैलकुलेटेड एक्सप्रेशन। कैलकुलेटेड एक्सप्रेशन क्या होता है, जब भी आप फील्ड खुद से बनाते हैं नया तो कैलकुलेटेड एक्सप्रेशन बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है, हमारी
डेटा में कोई ना कोई हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाया होगा, तो प्लस किया है, माइनस किया है, डिवाइड किया है, कैलकुलेटेड एक्सप्रेशन कहते हैं। तो लगा के देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मेरा डेटा वैल्यू 1570 है और ये डॉलर्स में है, तो हम इसको रुपीज में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ जाऊंगा, मैंने लिया डेटा वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 73। अभी का डॉलर का प्राइस 73 के आसपास होगा। INR डेटा अंडरस्कोर वैल्यू, मैंने इस पे नाम दे दिया और कॉलन प्रेस कर दिया, जो मेरी वैल्यू थी उसको मल्टीप्लाई बाय 73 कर। तो ये देखिए मेरा सबसे लास्ट में आ जाएगा INR डेटा वैल्यू, जो कि कन्वर्ट होकर आ गया है रुपीज में। तो अब अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरा एक कैलकुलेटेड एक्सप्रेशन हो गया, मतलब हमने ये फील्ड कैलकुलेट करके रेडी किया है, उसको बोलते हैं कैलकुलेटेड एक्सप्रेशन। आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि आपको परसेंटेज लेना है, परसेंटेज वगैरह आप बना सकते हैं। लाइक जैसे मैंने इसको किया डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 5, मैं कह रहा हूँ इसका 5% मुझे निकाल के देना, तो ये इसका 5% इसमें निकाल देगा। इस तरीके से आप कैलकुलेटेड फील्ड कुछ भी बना सकते हैं। तो ये होता है मेरा कैलकुलेटेड फील्ड, कैलकुलेटेड एक्स। तो दोस्तों ये कोर्स हम खत्म कर रहे हैं यहीं पे, और आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।